हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ। आज सितंबर 2024 अटेम्प्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन का एग्जाम था और पहली बार हुआ है जब से फाउंडेशन आया, इनफैक्ट जब से सीपीटी है, कि आईसीआई अपने ऑब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन पेपर पब्लिक डोमेन में ला रहा है। अदरवाइज आईसीआई अपना क्वेश्चन पेपर कभी बच्चों को बाहर लेके जाने नहीं देता था। अगर वो पेपर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे घूमता फिरता आता भी था तो वो ऑथेंटिक नहीं होता था, उस पर विश्वास कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। तो आज तक मैंने कभी इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन में पेपर रिव्यू वीडियो नहीं बनाई, बट ये पहली बार हो रहा है हम पेपर रिव्यू वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आईसीआई की तरफ से फॉर्मली हमारा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये वीडियो रेलेवेंट किसके लिए है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स सितंबर 2024 के अंदर पेपर देकर आए हैं वो तो इस वीडियो को देखेंगे, वो अपने मार्क्स एस्टिमेट लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उनके क्वेश्चन सही है या नहीं है। इसके अलावा जो अगले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं, जनवरी 25 के स्टूडेंट्स हैं या फिर मई 25 के स्टूडेंट्स हैं, सितंबर 25 के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाउंडेशन में सिलेबस में कोई चेंज नहीं आता, सेम सिलेबस उनको भी देना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं हर क्वेश्चन के ऊपर तो अपने अपने कमेंट दूंगा ही कि ये क्वेश्चन इजी था, मुश्किल था, किस लेवल का था, बट मैं ओवरऑल पेपर का व्यू पॉइंट बता दूं। मेरे हिसाब से ये पेपर ऐसा था जिसके अंदर आसानी से 75 प्लस स्कोर किए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ना यहाँ पर हर क्वेश्चन को, जब मैं पहली बार खुद क्वेश्चन पेपर देखा मैंने और सॉल्व करने की कोशिश करी, मैंने सारे क्वेश्चन को सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टफ कैटेगरी में डिवाइड किया और मैंने देखा लगभग 80 से 85 क्वेश्चन सिंपल की कैटेगरी में आ रहे थे। सिंपल का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर आप पढ़ के गए हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी ऑप्शन देखने में। लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे बोल सकता हूं, 8-10 क्वेश्चन जहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर सोचना पड़ रहा था। मुश्किल नहीं है बट आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां पर, अगर वही सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति थी। और टोटल हमारे 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं टफ की कैटेगरी में डालूंगा। टफ की कैटेगरी में भी इसीलिए क्योंकि वो एक्सट्रीम, मतलब किताब के अंदर किसी एक लाइन के अंदर कोई एक डेटा दे रखा है उसको पूछ लिया। तो टफ का मतलब ये नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है समझ में नहीं आएगा, मतलब किताब के अंदर एक छोटा सा डेटा दे रखा है, उठा के पूछ लिया। और आपको पता ही है चैप्टर 10 के अंदर हरकतें ऐसे ऐसे करने वाला था। ऐसी हरकतें वो इसलिए करता है ताकि आमतौर पर बच्चों के 100 में से 100 ना आ पाए। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके आया वो भी 90s में रुक जाए बट 100 में से 100 ना आ पाए। इसलिए 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिस बच्चे ने एक एक लाइन पढ़ी है किताब की वो कर पाएगा। जो बच्चों ने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया मगर एक एक लाइन नहीं पढ़ी शायद वो ना कर पाए। तो ओवरऑल तभी मैंने बोला सेफ साइड पे एक बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मैराथन देखकर गया हो आखिरी दिन, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े हो वो भी, और या उसने बुक से रीड कर रखा हो, मैराथन ना भी देख रखा हो, वो 75 प्लस आसानी से स्कोर कर सकता है। दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स एग्जाम्स यूजुअली आर। 75 प्लस स्कोर किए जा सकते हैं। और मैंने आपको पेपर से पहले भी यही कहा था, ये वो एग्जाम होता है आपका जो आपके बाकी सब्जेक्ट के शॉर्टफॉल को पूरा कर सकता है। तो इनिशियल व्यूज तो मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है इस बार रिजल्ट पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले अच्छा ही आएगा। बाकी आई डोंट नो अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट्स में आपका क्या स्टेटस है। लेट्स स्टार्ट, एक एक क्वेश्चन वन बाय वन स्टडी करते हैं। चलिए, ये हमारा पेपर जो है ये मुझे एक मेरी स्टूडेंट ने भेजा है, तो उसको हमने स्कैन करके हमने कहा डिस्कस करते हैं। आपके पास जो पेपर होगा ना उसकी सीक्वेंसिंग शायद अलग होगी, क्वेश्चन सेम रहते हैं बट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली हर बच्चे के पास अलग आते हैं ताकि आप चीटिंग ना कर सको। फिर क्वेश्चन नंबर 1, three major smartphone manufacturers, Alphatech, BTech Mobile Phone, and Gamma Gadgets, dominate the smartphone market. These companies are in constant competition for the market share and innovation. Which type of market structure is this? ये चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है जहां पर अलग अलग टाइप की मार्केट है। सिर्फ 3 प्लेयर है मार्केट के अंदर, यानी फ्यू सेलर हो गए। और आपको पता है जब फ्यू सेलर्स इन द मार्केट होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑलिगोपॉली। तो लिमिटेड सेलर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखकर आपको पता लग रहा है ये ऑलिगोपॉली है। क्वेश्चन नंबर 2, मार्जिनल रेवेन्यू पहले यूनिट की 10 है, दूसरे यूनिट की 5 है और तीसरे की 3 है। आप टीआर बता दो। अरे भाई इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है? बताओ। टीआर का फॉर्मूला जिसको आता है, सम टोटल ऑफ एमआर, आपको तीनों के एमआर को ऐड करना है। 10 + 5 15 + 3 कितना हो गया? 18। द आंसर इज 18। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। आपको जो मैंने वेटेज बताई थी ना एग्जाम से पहले, लगभग लगभग एग्जाम की वेटेज वैसी है। एक लौता डिफरेंस जो मुझे दिखा, चैप्टर 7 के आइडियली 10 मार्क्स की वेटेज होनी चाहिए, सॉरी चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड की आइडियली 10 मार्क्स की वेटेज होनी चाहिए, उसकी वेटेज मेरे हिसाब से 12 मार्क्स थी जितनी मैंने गिनी। अदरवाइज बाय एंड लार्ज वेटेज वैसी है जैसे मैंने आपको जिन चैप्टर्स का एबीसी एनालिसिस में बताई थी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। Which market covers a wider area such as few adjacent cities, part of states and a cluster of states? अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 के यूनिट नंबर 1 में हम अलग अलग तरह की मार्केट्स पढ़ते हैं, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट।
जब हम एक थोड़ी फ्यू स्टेट्स या सिटीज की बात कर रहे हैं, हम लोकल मार्केट की बात भी नहीं कर रहे और नेशनल की भी नहीं कर रहे, तो लोकल और नेशनल के बीच में ऑब्वियसली क्या आ गया, रीजनल मार्केट आ गया। ठीक है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन भी सिंपल की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन 4, व्हेन शुड द कॉम्पिटिटिव फर्म, मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, जब कॉम्पिटिटिव फर्म वर्ड दे रखा है तो इसका मतलब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। व्हेन शुड कॉम्पिटिटिव फर्म कंसिडर शट डाउनिंग द ऑपरेशंस। शट डाउन पॉइंट का क्लियर कट है। शट डाउन हमारा पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर AR इज इक्वल टू AVC या बोल सकते हो TR इज इक्वल टू TVC, जब आप अपनी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हो। अगर AR TVC से ज्यादा है तो ऑपरेशन करते रहो, लॉस हो भी रहा है तो भी करते रहो, एटलीस्ट यू आर कवरिंग योर वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आपकी AR AVC से कम है यानी TR TVC से कम है तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बंद हो जाना चाहिए। तो वो कह रहा है एक कॉम्पिटिटिव फर्म को बंद कब हो जाना चाहिए, व्हेन द प्राइस मतलब AR इज लोअर देन TVC, व्हेन द प्राइस इज बिलो AVC, व्हेन द प्राइस इक्वल टू TR, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो AR इज लेस देन AVC, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द प्राइस इज बिलो द AVC कर्व। अगर टोटल रेवेन्यू होता ना तो फिर मैं पॉइंट नंबर फिर मैं इसको वेरिएबल कॉस्ट से नहीं टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करता। अगेन सिंपल क्वेश्चन, शटडाउन पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सप्लाई कर्व ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्लियर कट हमारा चैप्टर नंबर 4 के अंदर टॉपिक होता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या होता है, जो हमारा सप्लाई कर्व होता है दैट पार्ट, ये हमारा MRM AR होता है ना, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। और हमने ये डिस्कस किया था जैसे जैसे मार्केट के अंदर MR AR चेंज होंगे सारे के सारे इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पे आएंगे, तो बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हमारा क्या बिहेव करने लग जाता है, सप्लाई कर्व की तरह बिहेव करने लग जाता है। बट प्लीज टेक केयर, अगर यहां से हमारा AVC कर्व जा रहा है, हम AVC कर्व के नीचे कभी भी काम नहीं करेंगे, तो सिर्फ वही हिस्सा मार्जिनल कॉस्ट का, मैंने इनफैक्ट अपनी बुक में अलग से बना के भी आपको बनवाया भी था, सिर्फ वही हिस्सा मार्जिनल कॉस्ट का हमारा सप्लाई कर्व होता है जो AVC से ऊपर है, क्योंकि AVC से नीचे कभी भी हम ऑपरेट नहीं करते। सो दैट पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट व्हिच इज बिलो द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC, गलत। दैट पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व व्हिच लाइज अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC, यस अबव वाला होना चाहिए, ये आंसर सही है हमारा। दैट पोर्शन ऑफ द AC कर्व, AC तो बिल्कुल गलत, दैट पार्ट ऑफ द AC कर्व ये भी बिल्कुल गलत, आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। इन केस ऑफ डिमांड डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इंक्रीजिंग व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस। वैसे तो मैंने अपनी क्लास में आपको कहा था बिना डायग्राम बनाए सोच के देखा करो और डायग्राम को सिर्फ वेरीफाई किया करो। डिमांड का हमारा अपवर्ड प्रेशर होता है प्राइस पे, और जब डिमांड गिरने लग जाए, डिमांड ही गिर गई है तो मतलब अपवर्ड प्रेशर कम हो गया और प्राइस क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। सप्लाई का मैंने आपको बोला हमेशा प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर होता है, तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, इससे भी क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। जो दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है उन दोनों का इंपैक्ट प्राइस डिक्रीज पे हो रहा है, तो एक चीज पक्का है, प्राइस डिक्रीज ही होगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में हम कमेंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, बट प्राइस पक्का डिक्रीज होगा। अगर आप लॉजिकली देखो तो भी आंसर आ सकता है, नहीं तो मैंने कहा था एग्जाम के प्रेशर में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो चुपचाप कर्व बना लो। ये मेरा इनिशियल प्राइस आ गया P1, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने जो बोला वो कर दो, हमारा डिमांड डिक्रीज हो गई तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। ये नया डिमांड कर्व आ गया D1। हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व को राइटवर्ड कर दो, ये S1 आ गया, ये नया इक्विलिब्रियम आया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली प्राइस आ गया P2। और अब तो आप देख कर ही बता दोगे प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ है, तो लास्ट में क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। ठीक है जी, बिना डायग्राम के भी आप पता कर सकते थे, और नहीं अगर दिमाग चल रहा तो आप बना के देखोगे तो पता लग ही जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिकार्डो के व्यू में व्हाट इज द एक्सचेंज वैल्यू प्रेजेंट। अब रिकार्डो कहां पर था, रिकार्डो हमारा था जो अलग अलग तरह की इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ रहे थे ना, एक एब्सोल्यूट वैल्यू, एक एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी होती है एडम स्मिथ की, फिर एक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी होती है रिकार्डो की, वहां उसकी बात चल रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोलूंगा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे आईसीएस स्टडीमेंट में नहीं है, बट आपको सोचना पड़ेगा। वो कह रहा है रिकार्डो के व्यू में एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या है। पहले तो रिकार्डो बोलता क्या था सोच के देखो। दो कंट्री ए और बी की बात करें, ये कंट्री का प्रोडक्ट नंबर 1 के अंदर भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, प्रोडक्ट नंबर 2 में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दोनों के केस में ये कंट्री बी से बेटर है। तो एडम स्मिथ ने कहा था फिर तो ट्रेड ही नहीं होगी, रिकार्डो ने बोला था नहीं फिर भी ट्रेड करेंगे। कंट्री ए और बी दोनों में बेटर है, तो हम ये देखेंगे बेस्ट किस में है, यानी उसका कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है। जिसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज ज्यादा होता है उसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज माना जाता है। ये रिकार्डो की थ्योरी थी। मगर रिकार्डो की थ्योरी में हम ये मान के चलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ लेबर की वजह से होता है। एक कंट्री की लेबर ज्यादा एफिशिएंट होती है, एक कंट्री की लेबर इनएफिशिएंट होती है। यहां पर कैपिटल वगैरह को कंसीडर नहीं किया जाता।
पहली बार जो कैपिटल को कंसीडर किया गया वो एचओ थ्योरी के अंदर कंसीडर किया गया था। ये मैंने बेसिक आपको बैकग्राउंड बताया। अब रिकार्डो यानी कंपैरेटिव व्यू के अंदर व्हाट डज द एक्सचेंज वैल्यू रिप्रेजेंट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब्जेक्टिव प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिविजुअल की तो बात कहां से आ गई? पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेजेबल कमोडिटीज, क्वांटिटी ऑफ लेबर। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि रिकार्डो की थ्योरी के हिसाब से द मेजर रीजन एक कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज है दैट इज बिकॉज ऑफ द लेबर। वो ये देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी हमारा दिमाग जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगी उस कंट्री में, तभी कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बाकी कंपोनेंट भी आते हैं। बट रिकार्डो ने क्योंकि लेबर के ऊपर फोकस किया, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्योंकि हमारा आईसीआई के मॉड्यूल से क्लियर कट नहीं है, लेट्स सी आईसीआई इस पे क्या व्यू पॉइंट देगा। तभी मैंने बोला ये क्वेश्चन सिंपल नहीं बोलूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलूंगा, इस पे सोचने वाली बात है। ये मेरे हिसाब से इसका आंसर लेबर होगा, बिकॉज रिकार्डो ने सिर्फ लेबर को कंसिडर किया था। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। टेल्कम पाउडर इज एन एग्जांपल ऑफ, 4 तरह की ओलिगोपोली दे रखी है। पहले तो क्लोज ओलिगोपोली कौन सी होती है? जहां पर एंट्री अलाउड नहीं होती है। टेल्कम पाउडर इंडस्ट्री में कोई बैरियर है? नहीं। फिर कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहां होती है? जहां पे सब कोल्यूड करके एक साथ मोनोपोली की तरह बिहेव करते हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। तो आंसर तो पक्का गलत है। अगर आपको इस क्वेश्चन को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। क्यों? इम्परफेक्ट ओलिगोपोली और ओपन वैसे तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो ओपन वो होती है जहां पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आज आप और मैं टेलीकॉम पाउडर अगर बनाने लगे, आमतौर पे कोई बैरियर नहीं है। हाँ, हमें FSSAI के साथ अपना सर्टिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीकॉम पाउडर स्किन के ऊपर यूज होता है। आपको कुछ क्या कहते हैं, अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ओपन है। दूसरी चीज, इम्परफेक्ट और परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होती है? एक ऐसी ओलिगोपोली जहां पर सबका प्रोडक्ट एक जैसा हो, स्टील, आयरन वगैरह, फ्यू सेलर है बट सबका प्रोडक्ट एक जैसा है, तो उसे परफेक्ट बोलते हैं। और इम्परफेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर फ्यू सेलर हैं बट सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। तो आप खुद सोचो, टेल्कम पाउडर जितने भी मार्केट में आते हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं या अलग अलग है? डेफिनेटली अलग अलग है। डर्मीकूल है वो ठंडा ठंडा कूल कूल को प्रमोट करता है, पॉन्ड्स है वो खुशबू को प्रमोट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इम्परफेक्ट भी हमारा सही हो सकता है, ओपन भी सही हो सकता है। बट अगर मेरे को चूज करना है, इम्परफेक्ट इज अ बेटर आंसर, क्योंकि ओपन का मतलब होता है बिल्कुल किसी प्रकार का अप्रूवल नहीं है, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। हमारे यहां पर थोड़े बहुत अप्रूवल चाहिए होते हैं। तो अगर मेरे को बेटर आंसर चूज करना है, मैं हमेशा आपको क्लास में बोलता हूं एक से ज्यादा आंसर सही लगे तो ऐसे कहता है बेटर आंसर चूज करो, तो वो इम्परफेक्ट ही होगा, क्योंकि टेलीकॉम पाउडर बिल्कुल एक जैसे से नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, डिफरेंशिएटेड। तो आंसर शुड बी बी, बट मैं इसको सिंपल की कैटेगरी में डालूंगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच के ही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंगेजेस इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब आप सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं फॉर रीजन नॉन एसोसिएटेड विद कॉस्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में हो सकता है या मोनोपोलिस्टिक में, जब आपका प्राइस कंट्रोल हो। अगर आपका अपने प्राइस पे कंट्रोल ही नहीं है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। यहां पर ये बोल रखा है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट बनाती है, उनसे अलग अलग प्राइस चार्ज करती है। दिस इज पॉसिबल अंडर, अब देखो अगेन, ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में तो पॉसिबल नहीं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में पॉसिबल है। बट जितना ज्यादा प्राइस कंट्रोल है उतना ज्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का स्कोप ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इफ आई हैव टू चूज वन, मोनोपोली में जितना प्राइस कंट्रोल होता है और कहीं पर भी नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही है, ये सिंपल है। मैंने आपको क्लास में भी मल्टीपल टाइम्स बता रखा है। इनफैक्ट हमारे चैप्टर 4 के अंदर ये जो टॉपिक है हम पढ़ते हुए मोनोपोली के साथ हैं, क्योंकि आमतौर पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली ही कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई विद नो चेंज इन डिमांड। बिना डायग्राम करना चाहते हो तो सोच के देखो, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, सप्लाई का इंपैक्ट क्या होता है? डाउनवर्ड प्रेशर होता है, सप्लाई का डाउनवर्ड प्रेशर होता है। और अगर सप्लाई डिक्रीज हो गई तो डाउनवर्ड प्रेशर खत्म हो गया, प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आइडियली आप बिना करे बता सकते हो प्राइस इंक्रीज होगा। नहीं तो क्या करो भाई, रिस्क नहीं लेने का, बहुत टाइम है एग्जाम के अंदर, 2 घंटे। ये डिमांड कब हो गया हमारा, ये सेम टू सेम है। ये हमारा पहले सप्लाई कर्व था और ये हमारा प्राइस था P1। अब हमारा सप्लाई कर्व क्या हो गया? डिक्रीज, यानी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये नया सप्लाई कर्व, और ये प्राइस आ गया P2। तो जो हमने बोला था वो हम देख भी पा रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस गोज अप। द आंसर विल बी सी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 11th क्लास के बच्चे भी कर लेंगे भाई ये तो। क्वेश्चन नंबर 11, A market structure in which there is only a single seller and a single buyer। देखो, सिंगल सेलर होता है मोनोपोली, सिंगल बायर होता है मोनोस्पोनी, और जब सिंगल बायर सिंगल सेलर होता है उसे बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली।
आपकी बुक के अंदर लास्ट में दे रखा है। तो मैंने इनफैक्ट अपनी क्लास के अंदर बताया भी था आपको, इसमें से एमसीक्यू बहुत आते हैं लास्ट क्लास में जो दे रखे हैं, मोनोस्पोनी, ओलिगोस्पोनी, बायलेटरल मोनोपोली, तो वहां से डुओपोली, तो वहां से सीधा क्लियर कट आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर एनीवन हु हैज स्टडीड द बुक या जिसने हमारा मैराथन देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बट हर किसी का प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। उसमें क्या है, मेनी सेलर्स, पहली बात तो फ्यू सेलर तो वैसे ही काट दो, फ्यू सेलर की बात आती है ओलिगोपोली आ जाएगा। फ्यू सेलर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, फ्यू सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। जब आइडेंटिकल या होमोजीनियस गुड्स होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में चला जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन जिस बच्चे को मोनोपोलिस्टिक की आती है वो ये आंसर कर सकता है। आई डोंट थिंक इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, किसी भी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ये तो बेसिक है चैप्टर 4 के अंदर, एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड बियॉन्ड दैट पॉइंट एम सी इज राइजिंग, ये हमारी कंडीशन होती है। तो यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, लालच आती है कि ये आंसर सही है हमारा, बट मैं हमेशा कहता हूं सारे ऑप्शन पढ़े बिना टिक मत किया करो। एम आर इज इक्वल टू एम सी ठीक है, व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन, ए आर इज इक्वल टू ए सी, बिल्कुल गलत। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, सेकंड कंडीशन हो गई। अब देखो ए में पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सी में सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और डी में क्या बोला, वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, तो बेटर आंसर, सबसे बढ़िया आंसर कौन सा हो गया, डी। अगर कोई बच्चा जल्दी जल्दी करेगा, जैसे जिस बच्चे से मैंने ये ली है उसने भी देखो ए पे टिक कर रखा है, क्योंकि वही जल्दी जल्दी में हमें जो पहला आंसर सही दिखता है हम आगे के पढ़ते ही नहीं है। बेटर आंसर इज डी, डी शुड बी द आंसर। एमसी कट्स एमआर फ्रॉम द बिलो मतलब क्या हुआ कि जहां पर ये दोनों होगा एमसी उसके बियॉन्ड राइज करेगा। और अगर डायग्रामेटिकली भी मैं आपको बताऊं हम क्या करते थे, ये एमआर और एआर बनाते हैं और ये हमारा एमसी कब होता है, दो पॉइंट होते हैं जहां पर एमआर एमसी के इक्वल होते हैं, बट हमारी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो यहां सेटिस्फाई होती है क्योंकि इस पॉइंट के बाद एमसी इज राइजिंग। तो जब एमसी नीचे से कट करता है एमआर को, दैट इज द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। A market structure in which all the firms individually are price takers. प्राइस टेकर किस में होते हैं, जब प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता। और बच्चा बता देगा प्राइस कंट्रोल किस में नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन में। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन के अंदर तो ना कोई डाउट ही नहीं होता बच्चे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व थ्योरी। किंग डिमांड कर्व थ्योरी कहां पर आ गई, ओलिगोपोली के अंदर, हमारा पॉल स्वीजी का मॉडल। व्हाई डज द डिमांड कर्व फेसिंग द ओलिगोपोली हैव अ किंक एट द प्रिवेलिंग प्राइस। तो अगर मैं ऑप्शन ना भी देखूं, सीधा आपके साथ डिस्कस करूं, हमारी किंग डिमांड कर्व थ्योरी क्या कहती है, ऊपर वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखो वो इलास्टिक होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। तो पॉल स्वीजी कहीं ना कहीं एज्यूम करता है कि हमारा प्राइस यहीं पर ही अटक जाएगा, क्योंकि हम कभी भी अपना प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, बिकॉज वी विल लूज आवर कस्टमर्स वेरी रैपिडली, एंड प्राइस गिराएंगे तो वी वोंट गेन मच इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर। तो अब ये किंग डिमांड कर्व में किंग क्यों है, टू क्रिएट कंफ्यूजन, टू मेक डिमांड कर्व विजुअली इंटरेस्टिंग, देखने में अच्छा लग जाएगा। द सेगमेंट अबव इज हाईली इलास्टिक एंड सेगमेंट इज इनइलास्टिक, ज्योग्राफिकल एरर। आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर सी, क्योंकि किंग के अंदर ऊपर वाला पार्ट इलास्टिक होता है और नीचे वाला पार्ट इनइलास्टिक होता है। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने किंग डिमांड कर्व थ्योरी पढ़ के गए हो, ये छोटा सा तो कॉन्सेप्ट होता है हमारा पढ़ने वाला, और जो बच्चों ने हमसे पढ़ा है मैंने अच्छे से नोटिंग भी कराई थी कि ऊपर वाले पार्ट को इलास्टिक क्यों माना जाता है, क्या एजम्पशन ली थी, नीचे वाले को इनइलास्टिक क्यों माना जाता है, पॉल स्वीजी ने क्या एजम्पशन ली थी, वो सब मैंने अच्छे से नोटिंग आपको क्लास में कराई थी। क्वेश्चन नंबर 16, जीडीपी डिफ्लेटर, चैप्टर नंबर 6 आ गया हमारा। चैप्टर नंबर 6 भी 15 मार्क्स की वेटेज रखता है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर 6 के अंदर। जीडीपी डिफ्लेटर इज 140 एंड इन द 2021 इज 157। सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, तो हमारी स्टडी मैट में भी है। जीडीपी डिफ्लेटर से हम इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं, तो मुझे दो बेसिक जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। वो ये दिखाता है कि करंट ईयर में प्राइसेस बेस ईयर के प्राइसेस के मुकाबले कितने ज्यादा हो गए हैं। तो अगर इस साल का जीडीपी डिफ्लेटर 157 है और पिछले साल 140 है, इसका मतलब जिस चीज का प्राइस 100 रुपए था बेस ईयर में, पिछले साल उसका प्राइस 140 था, इस साल उसका प्राइस 157 हो गया है। तो आपको ये बताना है कितनी महंगाई होगी है, तो 157.33 माइनस 140.75, और इन्फ्लेशन हमेशा पिछले वाले ईयर के कंटेक्स्ट में देखी जाता है ना, डिवाइड बाय 140.75 इनटू 100। तो एक बार जल्दी से देखें तो 157.33 माइनस 140.75 डिवाइड बाय 140.75 इनटू 100, आंसर आ जाएगा 11.77%, दैट बिकम्स 11.78%, व्हाट एज द केस में भी। ठीक है, चलिए ये हमारा जीडीपी
सेम टू सेम क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज में भी डाल रखे थे, आई थिंक टेस्ट के अंदर भी थे और हमारा स्टडी मेट के अंदर भी थे। तो सेम सिंपल क्वेश्चन, जो बच्चा पढ़ के गया उसको कोई दिक्कत नहीं। देखो जो बच्चा पढ़ के नहीं गया, वो चैप्टर छोड़ के गया, उसको तो सब कुछ ही टफ लगेगा। मैं बात कर रहा हूं सिंपल उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने वो चैप्टर पढ़ रखा है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं है उसके लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जीडीपी एट एमपी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखी है, एनडीपी एट एमपी दे दो, बताओ। 12th क्लास के बच्चे को बोलना, 12th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को देख के हंस देगा, कहेगा भैया इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं होते हैं। जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी में जाओगे तो डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे और क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी। तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 6700 में से 530 माइनस हो गया, द आंसर इज 6170। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन चैप्टर 6 से। क्वेश्चन नंबर 18, suppose the consumption of the economy is इतना and investment is इतना, what is the equilibrium level? Again Keynesian theory चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन है। वहां तो इससे घातक फॉर्मूला बनाए थे हमने 4 सेक्टर मॉडल में। यहां तो बड़ा सिंपल है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू c प्लस आई, y इज इक्वल टू 30 प्लस 0.5y। अच्छा देखो, वैसे तो कीन्स ने कहा था इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस होती है, बट क्वेश्चन ही अगर कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है तो क्वेश्चन के अगेंस्ट थोड़ा जाएंगे हम। तो ये उसने बोल दिया 0.15y, ठीक है। y इज इक्वल टू 42 प्लस 0.5 और 0.65y, ये इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 0.35y इज इक्वल टू 42 एंड y इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 0.35। आइए जरा निकालिए, 42 डिवाइड बाय 0.35, द आंसर इज 120। सो y की वैल्यू क्या हो गई, 120। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हमने 4 सेक्टर मॉडल में इससे मुश्किल C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, जहां पर हर एक चीज का अलग अलग होता है, ये तो सिंपल 2 सेक्टर मॉडल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड? बेसिकली जीडीपी कैलकुलेशन में जो इनकम मेथड होता है वहां पे मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैंने आपको बताया था ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ इंडिया के अंदर है, क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी फैक्टर इनकम को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अपने बिजनेस में मैंने ही अपनी दुकान दे रखी है, मैंने ही कैपिटल लगा रखी है, मैं ही लेबर प्रोवाइड करता हूं, मैं ही एंटरप्रेन्योर हूं, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। इसलिए हमारे इंडिया में मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कह रहे हैं मिक्स इनकम होती क्या है, कंबाइंड फैक्टर पेमेंट विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, बिल्कुल सही। वेजेस ड्यू टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गलत। नेट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होते, सारा कुछ होता है। आउटसाइड वेजेस रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, कंबाइंड फैक्टर पेमेंट, जिसमें वेज थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा इंटरेस्ट, सब कुछ मिला जुला कर होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रिप्रेजेंट? डिस्पोजेबल इनकम अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, पर्सनल इनकम निकालते हैं आपकी। पर्सनल इनकम में वो भी रिसीट्स देखते हैं जो आपने रिसीव कर ली हैं। नेशनल इनकम में अर्नड कॉन्सेप्ट होता है, पर्सनल इनकम रिसीव्ड कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो इसके अंदर से जब हम इनकम टैक्सेस या स्टैट्यूटरी फाइन्स, डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल टैक्स बोल सकते हो, पर्सनल टैक्स जो इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स पे लग रहा है उसे माइनस कर देते हैं और बाकी स्टैट्यूटरी फाइन्स माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाती है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे पास खर्च करने के लिए अवेलेबल है। तो जब हम कंजम्पशन में फॉर्मूला बनाते हैं ना, ए प्लस बी वाई, असली में वो वाई डी होता है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ही खर्च होती है। इसलिए आपको याद होगा हम वाई डी को क्या बोलते थे, वाई माइनस टैक्सेस प्लस टोटल ट्रांसफर रिसीट्स। सो बेसिकली बोलूं तो ट्रांसफर रिसीट्स को ऐड कर दो और इनकम टैक्सेस को माइनस कर दो, तो आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे आ जाओगे एंड दैट पार्ट इज अवेलेबल टू यू फॉर स्पेंडिंग। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल बिफोर टैक्सेस, गलत, टैक्सेस से पहले। और दूसरी चीज, ये अर्न्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है, दोनों पॉइंट गलत है। द इनकम इंडिविजुअल हैव फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग, यस, यही वो इनकम है जिससे तुम खर्चा करोगे या सेव करोगे, क्योंकि तुमने टैक्सेस वैक्सेस सब पे कर दिए और जो इनकम तुम्हें फ्री में मिली है बिना कमाए, ट्रांसफर रिसीट्स, वो भी ऐड कर दी। ये पॉइंट सही है। हमारा सी इज डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वाई डी एंड सेविंग भी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाई डी। टोटल सेविंग एक्यूमुलेटेड बाय द इंडिविजुअल, नो, वो तो सेविंग होती है ना। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट, जब हम जीडीपी निकालते हैं तो उसमें ट्रांसफर रिसीट्स को कंसेप्ट नहीं करते, तो जीडीपी के अंदर पर्सनल इनकम नहीं आती, मतलब जीडीपी और पर्सनल इनकम अलग अलग होती हैं, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, आई वुड स्टिल से सिंपल नहीं है, थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा बच्चे को। ऐसा नहीं है कि बस प्लेट में सामने परोस के दे दिया, थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा। द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज जीडीपी डिफ्लेटर। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन। Question number 22. Which of the following is not the limitation in the competition on national income? Now this is also one such question जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा। मैं मुश्किल नहीं बोलूंगा बट सोचने पे। हमारे चैप्टर के लास्ट में ना
कुछ दो टॉपिक दे रखे हैं, एक की जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर ये दिखाता है कि जीडीपी का मेजर एक कंट्री के वेलफेयर का सिंबल नहीं होता। वहां पे हमने पढ़ा था कि उसमें क्वांटिटेटिव फैक्टर होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर नहीं होते हैं, सो ऑन। फिर एक और टॉपिक है जीडीपी कैलकुलेट करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द कंपटीशन ऑफ नेशनल इनकम। वो ये नहीं पूछ रहा नेशनल इनकम वेलफेयर का एक रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, वो ये पूछ रहा है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस आती हैं। मतलब नॉट बताना है, जो आती हैं वो ठीक है, जो नहीं है वो हमें बताना है। इश्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, यस, हमें ये रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी फैक्टर इनकम है, कौन सी ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट को जीडीपी में नहीं लेना होता, ये एक लिमिटेशन है। हमें तो ये पता करना है कौन सी लिमिटेशन नहीं है। सर्विस और ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स लंबे समय चलते हैं तो हमें ये डाउट आता है कि उसकी डेप्रिसिएशन कितनी लें, यानी हम उसको 1 साल की जीडीपी में ले लें तो गलत हो जाएगा, तो उसे स्प्रेड कैसे करें, ये भी एक कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जीडीपी कैलकुलेशन करते समय हम डिस्ट्रीब्यूशन को अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, इनइक्वालिटीज को दिखा नहीं सकते। और लास्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल इनोवेशन। नो डाउट आपकी जिंदगी टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी इंप्रूव हो गई है ये जीडीपी के अंदर नहीं दिखाया जाता। अब देख के ऐसा लगता सर चारों चीजें सही हैं, बट फिर से मैं बोलूंगा क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि जीडीपी क्या कहते हैं, क्या चीज दिखा रही है क्या नहीं, वो कह रहा है लिमिटेशन क्या है, कंप्यूट करते समय क्या है। ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ये है हमारा ये दिखाने के लिए कि जीडीपी इज नॉट अ एडिक्वेट मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर। एक देश का सोशल वेलफेयर जीडीपी से पता नहीं लगता, बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा हमसे, क्वेश्चन ने तो लिमिटेशन पूछी है। ऊपर वाले 3 पॉइंट हमारी कंप्यूटेशन करते समय काइंड ऑफ डिफिकल्टी बोल सकते हो या लिमिटेशन बोल सकते हो, इसलिए द आंसर शुड बी डी शुड बी द आंसर। ठीक है, तभी मैंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा मुझे भी चारों पॉइंट ठीक लगे। पहली बार ना हमारा दिमाग ट्रू फॉल्स के नजरिए से देख रहा होता है, पॉइंट चारों ट्रू है बट क्वेश्चन ने जो पूछा उसके हिसाब से आंसर। Which method measures the contribution of each production unit in the domestic territory of India over the accounting year by consolidating the production and minor determine less क्या करेंगे, इंटरमीडिएट मेथड। याद है आपको 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हो, वैल्यू एड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, उसके अंदर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, हर एंटिटी की ये निकालते हैं, फिर सेक्टर वाइज सबको ऐड करते हैं, फिर हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी आ जाता है। तो यहां पर उसी की बात चल रही है, वैल्यू एडेड मेथड की। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अरे बच्चे ने क्या कर रखा है, ये वैल्यू एडेड मेथड, ये गलत है जो यहाँ पे बच्चे ने टिक कर रखा है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। इन 3 सेक्टर मॉडल ऑफ ए क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब फॉरेन नहीं है, और 3 सेक्टर मॉडल मतलब हमारा 3 कंपोनेंट हो गए, प्रोड्यूसर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। वो कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आएगा, आपको एग्रीगेट डिमांड में पता है 2 सेक्टर मॉडल में C+I होता है, 3 में C+I+G होता है, और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता तो NX होता, मगर NX हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो C+I+G, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट। अरे भाई ये बच्चे ने बहुत यहाँ भी मिस्टेक कर रखी है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और ऊपर वाले में क्या फर्क है, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये भी गलत है, सेविंग नहीं होगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंजम्पशन, इंपोर्ट, ये इंपोर्ट भी गलत हो गया क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। पॉइंट नंबर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीनिशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन कीन्स। तो मैंने आपको याद है क्लास में बताया था, कीन्स को तो आधी नींद में जगा के पूछो भाई इकोनॉमी में ये क्यों हुआ है, उसका जवाब तो होगा एग्रीगेट डिमांड। कीन्स वाज द मेजर इकोनॉमिस्ट जो डिमांड साइडेड इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी में आता है। उसके हिसाब से बिजनेस साइकिल भी डिमांड की वजह से होते हैं, रिसेशन भी डिमांड की वजह से, बूम भी डिमांड की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव भी डिमांड को स्टिमुलेट करना होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव भी डिमांड। ही वाज ऑफ द ओपिनियन एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड। मैं अपनी मैक्रो की पहली क्लास में आप बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आई थिंक ये तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए किसी को। कीन्स के हिसाब से इफेक्टिव डिमांड वाज द मेन थिंग। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। जिस बच्चे ने सिर्फ मैक्रो की इंट्रोडक्शन क्लास भी अटेंड कर रखी है ना, उसको भी पता होगा कीन्स सिर्फ डिमांड साइडेड इकोनॉमिस्ट था। व्हाट आर द फेजेस इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, अगेन वेरी सिंपल। हमारा जीडीपी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं ना, 3 फेजेस होती हैं और तीनों के ऊपर एक एक मेथड होता है। हमारा वैल्यू एडेड मेथड क्या करता है, प्रोडक्शन फेज को देखता है, फिर वही चीज जो हमने प्रोडक्शन करी है सर्कुलर फ्लो में करा था, प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं वही बांट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज।
और लास्ट में यही चीज जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाता है, वो जब खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के ऊपर आ जाती है इनकम मेथड, और जब डिस्पोजिशन फेज आती है तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर मेथड। तीन स्टेजेस कौन कौन सी होगी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर्कुलर फ्लो, बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगेन पहली क्लास में हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, वहां से क्वेश्चन है ये। Question 27. The state level estimates are typically prepared by the state units of the respective state which organization is primarily responsible. चैप्टर में क्लियर कट दे रखा है, जहां पर हम रीजनल अकाउंट्स करते हैं, वहां पे एक सप्रा रीजनल का टॉपिक मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है। पूरे देश का तो सीएसओ डिपार्टमेंट होता है, बट स्टेट्स के केस में डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बट अगेन उस बच्चे के लिए जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो कहेगा ये क्वेश्चन ही कहां से आया है। तो डिपेंडिंग ऑन आपने उसको जो मैंने अंडरलाइन कराया था क्लास में उसको ढंग से देखा या नहीं, आपके लिए क्वेश्चन सिंपल या टफ की कैटेगरी में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो सिंपल है बहुत ही, क्योंकि क्लियर कट जो क्वेश्चन हमारा बुक में दे रखा है उसको मैं सिंपल ही मानता हूं। ठीक है। What will be the total income if the value of the APC is 0.45 and total consumption is 900? APC का फॉर्मूला डाल दो। APC का फॉर्मूला क्या होता है? C by Y। सर चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन Y नहीं होता, अरे वो MPC होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। यहाँ पे APC दे रखा है C by Y। APC कितना हो गया? 0.45। C हमारा कितना है? 900। Y निकालना है, Y इधर चला जाएगा, 900 डिवाइड बाय 0.5, 900 डिवाइड बाय 0.45 सॉरी 2000। ठीक है जी। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल और क्या हो सकता है बताओ। क्वेश्चन 29, व्हाट विल बी द जीडीपी एट एमपी ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन? जीएनपी एट एमपी दे रखा है, अरे इससे सिंपल क्या होगा बताओ। जीडीपी एट एमपी दे रखा है, जीएनपी एट एमपी आपको दे रखा है, और आपको जीडीपी एट एमपी पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, तो यहां पर यहां से यहां जाने के लिए क्या करोगे? इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो, क्या आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 1100 में से 200 माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया? 900। सर क्या डेप्रिसिएशन यूज होएगी? नहीं, क्योंकि हम दोनों जगह ग्रॉस ही कर रहे हैं, ग्रॉस से ग्रॉस पे जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन किसी काम की नहीं है। और एमपी से एमपी पे जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी काम के नहीं है, कंफ्यूजन के लिए दे रखे हैं। सर ये माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 900। इससे काफी मुश्किल मुश्किल जीडीपी के क्वेश्चन आपने क्लासेस में कर रखे हैं, आईसीएस स्टडी मैट के अंदर दे रखे हैं, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। Which of the following is not the correct formula to calculate NNP at MP? एक एक करके सोचना है आपको। NNP at MP, GNP at MP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, यस, ग्रॉस से नेशनल हो जाएगा, NNP at MP आ जाएगा, ये सही है। बट हमें ध्यान दो, क्या देखना है? Which one of the following is not? फॉल्स बताना है। NNP at MP is equal to NDP at MP। ND से शुरू कर रहे हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, क्या ये भी सही है? यस, ये भी सही है। जीडीपी एट एमपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया, इतना ऐड करने से आ जाएगा मेरा जीएनपी एट एमपी, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो एनएनपी एट एमपी आ जाएगा, यस ये भी सही है। और लास्ट में एनडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, गलत, ये हमारा गलत है। रीजन बड़ा, दोनों नेट पे हैं, तो हमें यही बताना था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर डी हो जाएगा, फॉल्स हमारा डी है। सिंपल क्वेश्चन, जिस बच्चे को फॉर्मूले आते हैं उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। What is the term for the lowest point of the economic activity in the business cycle? बिजनेस साइकिल के अंदर आपको 4 स्टेजेस होती हैं, ये एक्सपेंशन, ये पीक, ये रिसेशन, और लास्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ। सीधा नाम ही पूछ लिया उसने ये नहीं पूछा क्यों होता है, क्यों नहीं होता। चैप्टर 5 का इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, जब वो स्टेज का नाम ही पूछ ले बस आपसे। बिजनेस whose fortune is closely linked to the rate of economic growth, ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस साइकिल की दिशा में चलते हैं, यानी बूम में ग्रो करते हैं और रिसेशन में डाउनफॉल होता है। कुछ बिजनेस होते हैं जो बिल्कुल उल्टा चलते हैं, तो मतलब वो बूम के अंदर उल्टा डाउन जाते हैं, रिसेशन में ग्रो करते हैं। तो जो बिजनेस साइकिल के हिसाब से चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लिकल बिजनेस। बुक के अंदर क्लियर कट दे रखा है हमने, और पास्ट ईयर का जो कंपाइलर मैंने आपको दे रखा है उसके अंदर भी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नॉट अ न्यू क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स। मेरे आई थिंक क्लास टेस्ट के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा है, जिन बच्चों ने क्लास टेस्ट दिया होगा, और लास्ट में मैंने लास्ट वाले टेस्ट में भी डाल रखा है, क्लास टेस्ट में भी। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, आईसीआई बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है जी। फिर ड्यूरिंग व्हाट टाइम द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड आर्म्स इंक्रीज एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड फॉर द प्रोडक्शन? वेपन्स कब बनेंगे? ड्यूरिंग वॉर। पोस्ट वॉर तो रिकंस्ट्रक्शन होती है, प्री वॉर कैसे कर लेंगे हम? ठीक है जी। तो अल्टीमेटली वॉर के दौरान सारे गुड्स हमारे डाइवर्ट हो जाते हैं वेपन्स वगैरह बनाने के लिए। सो वॉर, अगर ये आपको याद हो, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल कॉजेज, एक होते हैं एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉज में पहला कॉज है
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, अगर आपने बुक पढ़ी है तो आप एकदम क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में। हाँ, ये बोल सकता हूं थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को ये होगी प्री वॉर, पोस्ट वॉर और वॉर, तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको सिंपल की कैटेगरी में नहीं डालना चाहते तो थिंक की कैटेगरी में डाल सकते हो। इन द रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, रिकवरी का मतलब क्या होगा, ऊपर गए, नीचे आए, बिल्कुल ट्रफ पे पहुंच गए और अब फिर से जब बूम आता है, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, रिकवरी। रिकवरी के अंदर वो कह रहा है प्रोसेस ऑफ रिकवरी सबसे पहले कहां आता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने रिकवरी की जो पूरी कहानी आपको बताई थी, जब ट्रफ के अंदर सब इतना बेकार होता है, बिजनेस सेंटिमेंट बिल्कुल लो पर होता है, बिजनेस बंद हो रहे होते हैं, बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, तो उस समय ऐसा क्या होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर जाती है। उस समय मार्केट में लेबर अनएम्प्लॉयड रह के इतनी वो हो जाती है फ्रस्ट्रेटेड कि वो कम सैलरी पे, लो वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और लो वेजेस की वजह से नए नए एंटरप्रेन्योर आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज लो वेजेस वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड जैसी लेबर के अंदर प्रोडक्टिविटी आती है, फिर रिकवरी होती है। यानी सबसे पहले जो हम हलचल देखते हैं रिकवरी फेज में, वो कहां देखते हैं, लेबर मार्केट में। रीजन बड़ा सिंपल मैंने आपको बताया था, बिकॉज लेबर कम वेजेस पे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। Sarah is considering purchasing a used car from the private seller named John. John claims that the car is in an excellent condition, has never been used. John is aware that the car has significant damage in the past due to the accident, and he repaired it, मगर उसने disclose नहीं किया। हमारा market failure से related topic है। Same to same example क्लास में लिया था, मैंने कहा था problem of lemons, bad quality product will drive out the good quality product। Same example हमने क्लास के अंदर लिया था, हमारे स्टडी मेट में भी दे रखा है कि जब एक मार्केट के अंदर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और गुड क्वालिटी में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, बायर के पास सेलर की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उस समय जो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो महंगा प्राइस चार्ज करके चला जाता है। धीरे धीरे लोगों की परसेप्शन बन जाती है कि प्रोडक्ट तो बैड क्वालिटी होंगे और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को कभी भी अच्छा प्राइस नहीं मिलता, एंड बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स धीरे धीरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट से चले जाते हैं। दिस वाज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स, जो हमने पढ़ा था। सेम एग्जांपल जो हमारे स्टडी मेट में दे रखा है वही एग्जांपल दे दिया, आंसर क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स। ठीक है जी। सर मॉरल हैजार्ड नहीं हो सकता, मॉरल हैजार्ड ना एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है, बट वहां पर तब होता है जब कोई एक पर्सन इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा होता है। जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा था इंश्योरेंस के केस में, जिसका इंश्योरेंस है वो इररिस्पॉन्सिबल वे में गाड़ी चलाएगा, वो भी एसिमेट्रिक का पार्ट है, बट वहां पर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स तब आएगी जब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से बैड क्वालिटी प्रोडक्ट विल डोमिनेट द मार्केट। तो ये वाला एग्जांपल हमारा लेमन्स प्रॉब्लम का है, या इसके अंदर बुक के अंदर हेडिंग एडवर्स सिलेक्शन नाम से दे रखी है हमारी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सिंपल कैटेगरी में, क्योंकि स्टेट वही एग्जांपल पूछ रखा है। स्टिल मैं बोल सकता हूं बच्चे को थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा यहां पर। क्वेश्चन 36, when there is a fall in the level of investment and employment, producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy. What is indicated? अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने आपको पूरा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनवाया था, एक बूम का बनवाया था, एक रिसेशन का बनवाया था। उसके अंदर हमने यही एग्जांपल लिया था कि एग्रीगेट डिमांड स्टैग्नेंट हो जाती है, बट प्रोड्यूसर्स अपनी धुन में प्रोडक्शन करते जाते हैं। मारुति वाले अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं रोकते हैं, वो प्रोडक्शन करते चले जा रहे हैं, एंड दैट इज वेयर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाता है और वहीं से कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये लाइन जब हम पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करे जा रहे हैं एंड दे डू नॉट लुक आफ्टर द पल्स ऑफ द इकोनॉमी, उन्हें स्टैग्नेंट डिमांड नहीं दिख रही, दैट इज द स्टार्ट ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन। सो द आंसर शुड बी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चार्ट भी पढ़ रखा हो आपने, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन 37, which articles of Indian Constitution contain specific provisions regarding distribution of finance? हमने तो डिटेल में पढ़े थे यार, आर्टिकल 268 वो टैक्सेस जो सेंटर लगाता है, स्टेट कलेक्ट करता है और स्टेट ही रख लेता है। आर्टिकल 269 सेंटर लगाता है, सेंटर कलेक्ट करता है, फिर स्टेट को दे देता है। आर्टिकल 270 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से सेंटर के सारे टैक्सेस अदर देन आर्टिकल 268, 269 और 271 वाले, उनको बांटना पड़ता है। आर्टिकल 271 अच्छे से पढ़ा था, सरचार्ज और सेस होता है। ये सारी चीजें उसने अलग अलग नहीं पूछी, उसने सिर्फ रेंज पूछ ली, तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। सारे सेक्शन इस रेंज के अंदर आते हैं। इनफैक्ट हमारे सिलेबस में यही आर्टिकल है, बाकी सारे जो आर्टिकल लिख रखे हैं वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। रिचर्ड मसग्रेव का जिक्र मार्केट फेलियर से पहले वाले चैप्टर में है। रिचर्ड मसग्रेव ने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसके अंदर उसने कहा था गवर्नमेंट के 3 फंक्शन होते हैं। अगर आपने उस चैप्टर में नजर भी डाली हो, आपको 3 कैटेगरी तो पता ही होंगी, कौन कौन सी, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। अंदर का छोड़ो, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, कौन से 3 फंक्शन होते हैं, तो एलोकेशन, इनकम जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी। गलत, इनकम जनरेशन और प्राइस स्टेबिलिटी ना दोनों उसके पार्ट बन जाते हैं स्टेबलाइजेशन के।
रिसोर्स एलोकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये सही है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इनइक्वालिटी एंड फाइनेंशियल फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। एफिशिएंसी हमारा गलत है क्योंकि एलोकेशन में सिर्फ एफिशिएंसी का होता, क्राइटेरिया नहीं होता। प्राइस रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी। बेस्ट आंसर क्या है? रिसोर्स एलोकेशन, एलोकेटिव फंक्शन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंक्शन। दिस इज रिचर्ड मसग्रेव की थ्योरी। सीधा सीधा एक तरह से चैप्टर का जो फर्स्ट लाइन होती है वही पूछ लिया मैंने। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अजीब लगा। देखो, इसके बारे में जीएसटी में मैंने अच्छे से आपको बताया था कि जीएसटी के अंदर स्टेट्स और सेंटर सेम लॉ बनाए तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन भी बताई थी कि उसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर मैंने आपको बोला था वो कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसने क्या बोला कि जीएसटी काउंसिल होने के बावजूद सेंटर और स्टेट के पास साइमल्टेनियस पावर होंगी और जीएसटी काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग नहीं होंगे। मैंने ये भी बताया था इस जजमेंट के चक्कर में कितनी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। ये सब हमने क्लास में समझा था। मगर इन्होंने पता क्या पूछा है? इन्होंने कहा वो जजमेंट आई कौन से मंथ में थी। अरे यार, तुम जजमेंट में क्या है वो पूछो ना, कॉन्सेप्ट पूछो। जजमेंट आई कब थी? ये तो मतलब बच्चे को रट्टू बना रहे हैं। और मतलब यही बच्चे को याद रह जाएगा 2022 के अंदर आई थी, बट 2022 की भी ना जानबूझ के इन्होंने 2 वर्ड दे दिए। अब देखो, मैं तो टैक्स का टीचर हूं, मैं तो रोज पढ़ाता हूं बच्चों को, मुझे पता है मई 22 की जजमेंट है, आई एम ए टैक्स का टीचर। बट इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट वो इतना याद रख ले कि हाँ भाई कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और तुम वो नहीं पूछ रहे कि जजमेंट क्या है, तुम ये पूछ रहे हो कि कब आई थी। रिडिकुलस क्वेश्चन मेरे हिसाब से। मैं इसको टफ की कैटेगरी में डालूंगा। टफ इसलिए नहीं कि बहुत कुछ अलग बता दिया, टफ इसलिए कि भाई तुम हमें क्या पूछ रहे हो? तुम हमसे डेट्स पूछ रहे हो। इतने बड़े सिलेबस में आईसीआई के पास कुछ और बचा नहीं पूछने के लिए जो डेट्स पूछ रहा है वो बस क्या करें, आईसीआई को ना मार्क्स काटने के लिए थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन डालने होते हैं। सो द आंसर इज May 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डेट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल डेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फॉरवर्ड। हमने वहां पे मैंने अंडरलाइन भी आपको कराया था। हमारी डेट जो जितने बॉन्ड्स वगैरह का काम है वो आरबीआई करता है, एक्सटर्नल डेट फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इफ द प्राइमरी डेफिसिट इतना, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी इज इतनी, व्हाट विल द फिस्कल डेफिसिट? फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। और हमने समझा भी था इसके अंदर, मैंने अच्छे से एग्जांपल देकर बताया था। कई बार सरकार अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अगर आज की सरकार के बीच में फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो सरकार जस्टिफाई करने के लिए प्राइमरी डेफिसिट की फिगर देती है, ये बताने के लिए कि भाई इतना फिस्कल डेफिसिट तो सिर्फ इंटरेस्ट, पुराने इंटरेस्ट के चक्कर में हो रहा है। तो काइंड ऑफ प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि करंट गवर्नमेंट की वजह से कितना फिस्कल डेफिसिट में कंट्रीब्यूशन है। तो आपको क्या कर रखा है? प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है 20,500, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। नेट इंटरेस्ट 3500 हो गया तो ये इधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। 20,500 के अंदर अगर 3500 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24,000। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉर्मूला नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला नहीं आता तो गए 1 नंबर। Which of the following are considered tools of fiscal policy? फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारा चैप्टर में क्लियर कट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पूरा यूनिट ही 4 में। एक जगह हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखते हैं, एक जगह गवर्नमेंट रेवेन्यू देखते हैं, एक जगह बजट देखते हैं और एक जगह हम गवर्नमेंट की बोरोविंग्स। ये 4 हेड थे हमारे मेनली। क्वेश्चन ही वही पूछ लिया उसने कि फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है। टैक्स, सब्सिडी, टैरिफ नहीं आते। टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड गवर्नमेंट बजट, बिल्कुल सही। मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल नहीं आती इसके अंदर। एक्सचेंज रेट, कैपिटल अकाउंट, ये नहीं आते। आंसर क्या हो गया? ये वाला पार्ट। चैप्टर के अंदर डिटेल्स भी नहीं गए, सिर्फ चैप्टर के अंदर ऊपर ऊपर से पूछ लिया कि कौन कौन से टॉपिक फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं। मूविंग ऑन, फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू कंट्री नंबर ए फॉर द फिस्कल ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, फिस्कल डेफिसिट दे रखा है, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी दे रखी है, बोरोविंग दे रखी है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट दे रखा है। वो कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट क्या है। फिर से वही उठ के आ गया। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट है 24,000, इंटरेस्ट है 2,000, 24 में से 2 गए, आंसर कितना आएगा? 22,000। बाकी सब फिगर ऐसी फालतू की है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट पूछा उन्होंने। प्राइमरी डेफिसिट के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ऊपर भी पूछ लिया, यहाँ पे भी पूछ लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड, लोन्स रेज्ड एंड ऑल द मनी रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू। ये तो हमने क्लास में मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया था। सरकार का जो भी पैसा होता है, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो, चाहे वो बाकी की रेवेन्यू रिसीट्स हो, चाहे कि वो कैपिटल रिसीट्स हो, सब कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो बजट का पूरा चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर ये पास करेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल लाएंगे, वो सब किसके लिए तामझाम हो रहा था? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा करने के लिए था।
तो भारत का सारा पैसा कहाँ जाता है? भारत के राजकोष में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बजट की इतनी टेक्निकलिटीज में गए थे, मैंने 1.5 क्लास लगाई बजट की डिस्कशन के ऊपर, कितनी एक्स्ट्रा नॉलेज दी, चार्ट मैंने आपको पूरा वो लिखवाया था बजट में क्या क्या होता है। उसके बाद बजट वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आया और ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मैं बोलूंगा What actions can be taken during inflation? इन्फ्लेशन के अंदर ऑलरेडी हमारी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है इनमें से क्या चीज करके तुम एग्रीगेट डिमांड को कम कर सकते हो। इंट्रोड्यूस सब्सिडी एंड रिड्यूस टैक्स रेट। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर टैक्स कम होगा, टैक्स कम होकर लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड कम नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और इन्फ्लेशन के दौरान एग्रीगेट डिमांड और बढ़ गई तो भाई इन्फ्लेशन और हो जाएगी। ये गलत है। जिस भी बच्चे ने मुझे ये भेजा है उसने ये पॉइंट गलत मार्क कर रखा है। इंप्लीमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करोगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है। लेवी न्यू टैक्सेस एंड रेट द एग्जिस्टिंग रेवेन्यू। अगर आप टैक्स बढ़ाओगे, जैसे लोग टैक्स बढ़ाएंगे आपके लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी, लोग कम खर्च करेंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी लोगों को प्रॉफिट नहीं दिखेगा, कम इन्वेस्टमेंट होगी। सी और आई कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? कम। सी भी आंसर हो सकता है। इंक्रीज द गवर्नमेंट बोरोविंग एंड स्टिमुलेट डिमांड। गवर्नमेंट अगर ज्यादा बोरोविंग करके खर्चा करेगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड कम नहीं होगी, उल्टा क्या होगी? बढ़ेगी। ये आंसर भी हमारा गलत है। तो अब डाउट ये आता है बी और सी दोनों के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो बेटर आंसर कौन सा है? देखो, ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपने बेसिक खर्चे, जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के ट्रैवल के ऊपर सिक्योरिटी का खर्चा होता है, चार्टर्ड फ्लाइट जाती है, वो नॉर्मल फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करते। जितने पॉलिटिशियंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनकी सिक्योरिटी के लिए पैसा खर्च होता है। क्या वो सब खर्चा अवॉइड करते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा? यस। बट इसको आमतौर पे अवॉइड किया नहीं जाता, ये फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होते। तो ये कहना कि ऑस्टेरिटी मेजर कर लो और सरकार अपने मेजर खर्चों को, एसेंशियल खर्चों को कम कर देगी, दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। इवन मैंने क्लास में एग्जांपल लिया था, पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसकी हालत बिल्कुल टाइट है, वो जाकर ऑस्टेरिटी मेजर कर रही है। वहां जाकर ये टाइम पास चल रहा है कि पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि हम अपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी गिव अप कर देंगे, हम अपनी गाड़ियां गिव अप कर देंगे। दैट इज द एक्सट्रीम केस। ऑन द अदर हैंड, टैक्स को बढ़ाकर एग्रीगेट डिमांड को कम करना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो अगर आई हैव टू चूज बिटवीन बी एंड सी, द बेटर आंसर इज सी। सो दैट इज व्हाई आई कैन से ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल दिख रहा था पहली बार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। इफ द मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी इज 250 करोड़, मॉनेटरी बेस मतलब हाई पावर्ड मनी हो गई जो कैश आरबीआई ने जनरेट किया थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड द मनी सप्लाई इज 1000 करोड़, कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? आपकी कितनी मनी सप्लाई हुई बिकॉज ऑफ मॉनेटरी बेस। अगर 250 करोड़ की मॉनेटरी बेस के चक्कर में 1000 करोड़ की मनी सप्लाई हुई तो मॉनेटरी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ द रिजर्व रेशियो इज 0.1 एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द रिजर्व बाय 1000, व्हाट इज द चेंज इन द मनी सप्लाई? यहां पर रिजर्व रेशियो में आपको याद होगा मैंने एक बोला था मनी मल्टीप्लायर, एक होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। दोनों का डिफरेंस भी बताया था। अगर एक्सेस रिजर्व नहीं है और करेंसी लोग नहीं रख रहे हैं तो हमारा मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट रिजर्व सेम, क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर सेम होते हैं। अब यहाँ पर रिजर्व रेशियो 0.1 है तो मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिवाइड बाय 0.1, द आंसर इज 10। मल्टीप्लायर 10 हो गया। अगर रिजर्व्स में 1000 करोड़ से चेंज आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मनी सप्लाई में कितना चेंज आएगा? 10,000। द ओनली थिंग यहां पर जो हमें पता होनी चाहिए, हमें मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइड बाय स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो आर प्लस एक्सेस रिजर्व रेशियो ई प्लस करेंसी रेशियो, और न्यूमरेटर में भी हम क्या करते हैं? 1 प्लस सी। बट क्वेश्चन में हमारे पास करेंसी डिपॉजिट रेशियो और एक्सेस रिजर्व का डेटा नहीं है, तो ऑब्वियसली मैंने वहां पर आपको बोला था वहां पर क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर दोनों सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, और एक बार मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आ गई तो 1000 करोड़ के अगर रिजर्व बने हैं, 1000 करोड़ का मतलब हाई पावर्ड मनी आ गई है, तो 1000 करोड़ इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10,000 करोड़ की हमारी नई मनी सप्लाई आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन तो नहीं, मैं थिंक में डाल दूंगा इसको। क्यों? क्योंकि बच्चे को दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना कि मेरे को क्या स्ट्रैटेजी से आंसर निकालना है। फिर which of the following is not a function of money? Very simple question. Common measure, money measure of value, yes. Medium of exchange, yes. Unit of account, yes. और लास्ट में reproducible by people, लोग थोड़ा छाप सकते हैं, सरकार छापती है, तो डी आंसर हो गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, एवर्जन ऑफ रिस्क, ये तो हमारे मनी के अंदर जो अलग अलग तरह की थ्योरीज थी, थ्योरी का नाम ही यही था, टॉबिन्स रिस्क एवर्जन थ्योरी। और मैंने अपनी बुक के आखिरी पेज में सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लिखवाया था और कहा था कि आखिरी दिन पढ़ के चले जाना।
आई होप आपने वहां नजर डाली होगी। अगर आपने वहां नजर डाली तो टॉबिन के नाम के साथ ही मैंने बोला था टॉबिन्स रिस्क एवर्जन थ्योरी, तो उन्होंने ये तो पूछा नहीं कि थ्योरी में क्या बोला गया, वो तो नाम पूछ रहे हैं। एवर्जन ऑफ थ्योरी किसने दिया है? टॉबिन ने। तभी मैंने वो इकोनॉमिस्ट का पेज में बनवाता हूं, हर अटेम्प्ट के अंदर इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। What type of currency is issued by the central bank? सेंट्रल बैंक की करेंसी क्या होती है? डिजिटल मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, कमोडिटी मनी, फिएट मनी। देखो कमोडिटी मनी तो खत्म हो गई है, रिप्रेजेंटेटिव मनी भी नहीं, तो हमारी डिजिटल मनी और फिएट मनी। देखो वैसे डिजिटल मनी भी आरबीआई इशू करता है, जो मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट डिजिटल करेंसी सिर्फ आरबीआई नहीं करता, वो तो बैंक्स की मनी भी जो होती है, क्रेडिट मनी, वो भी डिजिटल के रूप में होती है। बट एक चीज हमने पढ़ी थी, आज की डेट में जो करेंसी होती है उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, उसके ऊपर जो वैल्यू होती है वो उसकी फिएट वैल्यू होती है, उसे हम फिएट मनी बोलते हैं, क्योंकि उसकी खुद की जो वैल्यू है, जो कमोडिटी की है, उसकी कमोडिटी की कोई वैल्यू नहीं है, उस नोट की, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उस पर आरबीआई ने वादा किया है तो उसकी वैल्यू है। ऐसी मनी को हम फिएट मनी बोलते हैं। तो बेस्ट आंसर हमारा यहां पर क्या है? फिएट मनी। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ी सी इन दोनों वर्ड्स में हो सकती है, मेरे हिसाब से हो सकती है, तो वो भी अगर आप डीप में जाके सोचो, नहीं तो फीड मनी देख कर ही कुछ बच्चों ने टिक कर दिया होगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। इन एन इकोनॉमी द मनी सप्लाई इज 500 करोड़, द वेलोसिटी ऑफ मनी इज 5, द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 10,000, फाइंड आउट द एवरेज प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो बेसिकली हमारा जो ये मनी की डिमांड की अलग अलग थ्योरीज थी, उसके अंदर जो पहली थ्योरी है क्यूटीएम थ्योरी, उसमें एम वी इज इक्वल टू पी टी नाम का फॉर्मूला था, जहां पर एम स्टैंड फॉर मनी सप्लाई, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी, पी फॉर प्राइस लेवल, टी फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन द इकोनॉमी। राइट, हमें डेटा दे दिया उन्होंने, 500 करोड़ है, इनटू वेलोसिटी 5 है, प्राइस लेवल में निकालना है, ट्रांजैक्शन कितनी है? 10,000। तो ये कितनी हो गई? 2500 करोड़। करोड़ में भाई कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। 2500 करोड़ इज इक्वल टू पी इंटू 10,000। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे? 10,000 को यहां भेज देंगे, 10,000 यहां चला जाएगा तो 4 जीरो काट देते हैं, 1 2 3 4, बचा कितना? 25 लाख। आंसर वैल्यू 25 लाख। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला तो बच्चों को याद आ ही गया होगा देखकर। मेन जीरोस के चक्कर में मेरे हिसाब से बच्चे गलतियां करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 500 करोड़ है। पहली बार बच्चों ने जो देखा होगा 500 इंटू 5 इंटू यहां पर टी इंटू 10,000 किया होगा, तो 2500 डिवाइड बाई 10,000 करके आंसर पॉइंट में निकाल रहे होंगे, तो वो कंफ्यूजन आ सकती है। मगर यहां पर करोड़ है, इधर 10,000 है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए बस। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला अप्लाई करना था। Question 52. What does RBI publish every 6 months providing explanation for the source of inflation? मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल बताई थी, रघुराम राजन वाली पूरी हिस्ट्री बताई थी मैंने आपको, किस तरह से गवर्नमेंट ने उसके बाद एक कमेटी बनाई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है? इन्फ्लेशन का टारगेट सेट कर दिया हमने, और उस इन्फ्लेशन के ऊपर हर कुछ समय बाद उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो यहां पर बेसिकली ये आंसर क्या हो गया? मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जहां पर इन्फ्लेशन का डेटा होता है, और हमने जो टॉलरेशन लिमिट बता रखी है 4% से 2% नीचे या 2% ऊपर, उसके ऊपर उन्हें बताना होता है कि अगर हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53। रिवर्स रेपो इज लिंक टू द रेपो इन द फॉलोइंग वे। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आज के दिन में सिर्फ रेपो रेट बताया जाता है, उसी रेपो रेट के बेसिस पे रिवर्स रेपो भी आ जाता है और एमएसएफ रेट भी आ जाता है। एमएसएफ रेट के लिए हमने रेपो +1 करते थे और रिवर्स रेपो के लिए रेपो -1 करते थे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, रिवर्स रेपो इज इक्वल टू रेपो -1। ठीक है, नोटिंग भी कराई थी मैंने आपको, सबसे कम रिवर्स रेपो होता है, फिर रेपो होता है और उसके ऊपर एमएसएफ रेट होता है। रियल मनी रेफर्स टू, रियल मनी, जब भी रियल वर्ड आएगा, रियल जीडीपी हो जाएगा या कुछ भी रियल वर्ड आएगा, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं। तो रियल नेशनल इनकम नहीं, मनी की बात चल रही है। मनी डिमांडेड एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ लेना देना नहीं। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस लेवल, जीडीपी कहां से आ गया? मनी की बात चल रही है। नॉमिनल मनी एडजस्टेड विद द प्राइस मनी लेवल, तो ये होगी रियल मनी। ठीक है जी, आगे एज ऑन 1 फरवरी 2021। अब ये था बकवास क्वेश्चन, जिसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे पास जिस बच्चे ने इनिशियली कोई और क्वेश्चन में भेजा ना, उसमें तो पहला या दूसरा क्वेश्चन ये था। तो जब मैंने पहली बार जब पेपर उठाया ना, पहली बार आते ही, तो मेरे को पहला या दूसरा क्वेश्चन ये मिला। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है, उस सेट के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन ही वही था। मैं देख के रहा, मैंने क्या कर रखा है ICAI ने, कह रहे हैं कि कितने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। भाई पूरा चैप्टर पढ़ा हमने, चैप्टर नंबर 9 का यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन सी तरह के होते हैं, कस्टम यूनियन क्या होता है, ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है, फिर WTO के बारे में दुनिया जहां की नॉलेज गेन करी, आपको बताई गूगल से, खुद मैंने गूगल खोल खोल के आपको दिखाया था कि हाँ भाई ये है वो है। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने?
कितने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हैं? अरे यार कैसी बात कर रहे हो। वैसे मैंने इसका खुद भी आंसर बुक में चेक करा तब देखा ये रट्टे वाली चीजें ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आईसीआई को पूछनी बंद कर देनी चाहिए। बस स्पेशली जबरदस्ती नंबर काटने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं बोल रहा था जो टफ क्वेश्चन है, जो बच्चा पूरी बुक किताब चार्ट गया है वो तो कर लेगा, अदरवाइज वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर कितने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कितने सारे डेटा दे रखे हैं, तुम कोई भी डाटा पूछ लोगे क्या? Which of the following is the correct formula to calculate excess reserve? excess reserve आपको पता है स्टैट्यूटरी से ऊपर जो होते हैं। तो जो टोटल रिजर्व बना रहे हैं माइनस जो रिक्वायर्ड रिजर्व है वो हो जाएंगे, टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व जो एक्स्ट्रा हमने बना रखे हैं, ठीक है। फिर व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर टू? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है? तुम किसी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से बना सकते हो या उसकी ज्यादा क्वांटिटी बना सकते हो। अब यहां पर ना इस क्वेश्चन के अंदर एक डाउट आएगा, पहली बार जब मैंने पढ़ा मुझे भी डाउट आया। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, ये भी सही लग रहा है। मैं तुम्हारे मुकाबले, तुम्हारी कंट्री के मुकाबले ज्यादा बना पा रहा हूं और कम रिसोर्सेज में। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी यूजिंग द सेम रिसोर्सेज, तुम और मैं सेम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं बट मैं ज्यादा बना पा रहा हूं। दोनों ही केस में मेरा एडवांटेज ही है ना। देखो मैं ज्यादा क्वांटिटी बनाऊं सेम रिसोर्सेज यूज करके तो भी एडवांटेज है, और मैं ज्यादा क्वांटिटी बनाऊं कम रिसोर्सेज यूज करके तो भी एडवांटेज ही है। तो यहां पे डाउट आता है इन दोनों में। फिर एबिलिटी टू प्रोड्यूस लेसर क्वांटिटी, ये तो एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं हुआ। एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर वैरायटी, वैरायटी मैटर नहीं करता। तो बच्चों को यहां पर डाउट इन दोनों में आया होगा। अब यहां पर ना एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव को कंपेयर करना है। एब्सोल्यूट के अंदर हम क्या करते हैं, बुक में याद करो अगर, तो हम 20 एक यूनिट ऑफ लेबर, एक घंटा ऑफ लेबर देख रहे थे और हम कह रहे थे एक घंटे में इस कंट्री ने इतना बनाया, इसने इतना बनाया। हम सेम रिसोर्सेज को लेकर कंपेयर कर रहे होते हैं जब भी कंपेयर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा आंसर यहां पर पॉइंट बी हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम टेबल बनाते हैं ना रिसोर्सेज सेम मान के चलते हैं। एक घंटे में तुमने 20 यूनिट बनाए, मैंने 5 यूनिट बनाए, तो रिसोर्सेज सेम है, जो ज्यादा यूनिट बनाएगा यूजिंग द सेम रिसोर्सेज उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। तो ए और बी में पहली बार पढ़ो तो दोनों ठीक लग रहे हैं, बट हमारी बुक में जिस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं और हमारी बुक में ये लाइन भी क्लियरली दे रखे हैं, तो सेम रिसोर्सेज को यूज करके जो ज्यादा क्वांटिटी बनाता है उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते हैं। स्टिल मैं इस क्वेश्चन में बोलूंगा पहली बार जो बच्चा पढ़ेगा उसको ए और बी में थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी और सोचना पड़ेगा। फिर नाफ्टा, इसका रेफरेंस बहुत बार आया था, मैंने आपको 2 बताए थे दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छे हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं। एक ईयू है, यूरोपियन यूनियन, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, और एक नाफ्टा। नाफ्टा हमारा नॉर्थ अमेरिका है वाला एग्रीमेंट है जिसमें कनाडा आता है, यूएस आता है और मेक्सिको आता है। ये हमारे 2 अच्छे से हमने बार बार क्लास में एग्जाम्पल लेके करे थे। What does the TRIPS stand for? ये तो मैंने अपने टेस्ट के अंदर भी पूछा था। फुल फॉर्म्स मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी कि कौन कौन सी, कि सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, WTO के एग्रीमेंट्स की उनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म आ जाएंगी। और वही हुआ, फुल फॉर्म ही आ गई। ट्रिप्स IPR से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। सर फुल फॉर्म आगे अंदर क्या लिखा है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इतने टेक्निकल क्वेश्चन करे हमने क्लासेस के अंदर अपनी, बट उसके बावजूद क्वेश्चन बड़ा सिंपल आया है। हम डॉलर का एग्जांपल लेते थे क्लास में या यूरो का है। 1 यूरो 80 रुपए का था और बढ़ के अब 1 यूरो 85 रुपए का हो गया है। बताओ कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हुई है, कौन सी डेप्रिशिएट हुई है? ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है जो बच्चा उस चैप्टर पढ़ के गया है। हमने तो इससे बहुत ज्यादा डीप लेवल बातें करी थी क्लास के अंदर। तो 80 से 85 हुआ है तो हमारा यूरो क्या हो गया है, एप्रिशिएट हो गया है, और हमारा रुपी क्या हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है। रुपए की वैल्यू गिर गई है। तो जरा पढ़ते हैं। INR हैज एप्रिशिएटेड, गलत। INR हैज डेप्रिशिएटेड, बिल्कुल सही है। नो इफेक्ट, गलत। डेप्रिशिएटेड, यूरो हैज डेप्रिशिएटेड, नहीं, यूरो तो एप्रिशिएट करा है, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी। इतनी डिटेल में तो हम गए ही नहीं कि इससे एक्सपोर्ट महंगे हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या फर्क आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फर्क आ रहा है। हम तो इतनी डीप में क्लास में पढ़ने गए थे, बट यहां तो सीधा ये पूछा, ये बता दो बस डेप्रिशिएट क्या हो रहा है और एप्रिशिएट क्या हो रहा है। आगे हमारा चैप्टर नंबर 9 था, आखिरी यूनिट, FDI FPI से रिलेटेड। FDI क्रिएट फिजिकल एसेट्स, FPI क्रिएट ओनली फाइनेंशियल एसेट्स, बिल्कुल सही। FDI जब इन्वेस्टमेंट होती है तो मैंने कहा था वो क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है तो उस पैसे से नई फैक्ट्री बनाई जाती है, नई जमीन ली जाती है, नई मशीनरी ली जाती है। जबकि FPI में कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता, शेयर मार्केट में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से वो FPI आकर खरीद लेते हैं और बेच देते हैं जब उनको प्रॉफिट कमाना होता है। क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे खरीदे गए तो मैंने आपको जर्नल एंट्री के थ्रू बताया था कि कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, तो इससे सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स यानी शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह ही चेंज हो रहे हैं, रियल एसेट्स नहीं आ रहे। क्योंकि जब तक कंपनी की जेब में पैसा नहीं आएगा, कंपनी की बैलेंस शीट में पैसा नहीं आएगा, वो रियल एसेट्स नहीं खरीदेगी। तो ये बिल्कुल सही है हमारा। FDI इन्वॉल्व फाइनेंशियल एसेट्स, ये बिल्कुल उल्टा है। FDI एंड API दोनों क्रिएट फिजिकल एसेट्स, नो, FPI से कोई फिजिकल एसेट नहीं होते। FDI एंड API बोथ क्रिएट फाइनेंशियल एसेट, ये भी गलत है। बेस्ट आंसर क्या है, पॉइंट नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत सिंपल है। FDI FPI के एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ के इन्होंने तो बेसिक डिफरेंस पूछ लिया जो बिल्कुल हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग में होता है।
Foreign corporations invest in India to benefit from the country's particular investor privileges like tax breaks and comparatively low salary. बिल्कुल सही। हमने पूरी एक लिस्ट पढ़ी थी कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एफडीआई होती है, उसमें दो कारण उन्होंने बता दिए, टैक्स ब्रेक और लोअर सैलरी के चक्कर में बाहर वाली कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। ये कौन सी तरह की इन्वेस्टमेंट है, सोचो। टॉपिक ही वही है कि एफडीआई करने के कारण क्या होते हैं, दो कारण पकड़ के पूछ ले कौन सी तरह की इन्वेस्टमेंट आएगी। ऑब्वियसली एफपीआई वालों को टैक्स और सैलरी से थोड़ा कुछ लेना देना है, उनको बिजनेस थोड़ा करना है, उनको तो शेयर्स आगे खरीदने हैं और बेच देने हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एफडीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं हो सकता, ये एफडीआई के तरीके हैं, तो वी कांट से कि स्पेसिफिकली यही होंगे। एफडीआई इज ए ब्रॉडर वर्ड, तो जब कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो किसी भी तरीके से कर सकती है, अपनी सब्सिडरी बना सकती है, अपनी ब्रांच बना सकती है, जॉइंट वेंचर कर सकती है, किसी इंडियन कंपनी को बाय आउट कर सकती है, जो हमने एफडीआई के तरीके पढ़े थे। सो आई कांट गो विद जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कंपनी ने इन्वेस्ट कैसे किया है। सो आई विल ऑलवेज गो विद द ब्रॉडर आंसर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। A tariff which WTO member binds itself with a legal commitment not to raise the tariffs above the certain level। अच्छे से हमने पढ़ा था कि WTO मेंबर्स किसी और कंट्री के साथ बाउंड टैरिफ कर सकते हैं और ये बाउंड टैरिफ उनके एमएफएन रेट से कम हो सकता है। जो आपने अपने आप को कमिट कर लिया है उस टैरिफ को क्या बोलते हैं, बाउंड टैरिफ। अच्छे से पूरी कहानी चली थी हमारी, और ये सेम क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है हमने टेस्ट में किया था, टेस्ट में डाला था या मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में डाला था, आई एम नॉट रियली श्योर, बट ये वाला सेम क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं क्लास में किया था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, जो अभी टेस्ट हुआ था उसके अंदर करवाया था या फिर कहीं पर पहले आ चुका। बेसिकली मैंने ये नहीं कह रहा कि मैंने क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर लिया, एमटीपी वगैरह में आ चुका है क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, क्वेश्चन 64, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर टीबीटी। आपको याद है दो तरह के नॉन टेक्निकल बैरियर थे, एक एसपीएस था और एक टीबीटी था। एसपीएस फूड आइटम्स पे होता है, टीबीटी दोनों तरह के आइटम पे होता था, फूड और नॉन फूड दोनों पे होता था। तो हमारा आंसर क्या होगा, फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स। एसपीएस ओनली फॉर फूड आइटम्स, टीबीटी दोनों तरह पे हो सकता है। क्वेश्चन 65, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू फॉर द रेट बिटवीन करेंसी y एंड z व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेट ऑफ x एंड y। वो हमने अच्छे से एग्जांपल लिया था, अगर $1 80 रुपए का है, €1 $2 का है, सॉरी $1 80 रुपए का है, €1 $2 का है, तो हमने कहा था €1 किसके इक्वल होगा, तो हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। $1 80 का है तो €1 $2 का है तो कितना हो जाएगा, €160। और अच्छे से मैंने आपको बताया था अगर इसमें डिफरेंस आ रहा होगा, असली में €1 160 का नहीं होगा, तो आर्बिट्रेज का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते थे, क्रॉस रेट बोलते थे, हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। क्वेश्चन 66, Which of the following is a feature of green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में आप सबने बचपन में भी पढ़ रखा है, हमारा फोकस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, उसकी वजह से वो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है तो होने दो, लोगों को बीमारियां हो रही हैं होने दो। उस समय मेन एम हमारा क्या था, किसी तरह से फर्टिलिटी बढ़ानी है, फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्टिविटी, एक लैंड से कितना बनाया जा सकता है वो बढ़ाना है। उसके लिए हमने सीड्स की अलग अलग वैरायटीज ली थी, फर्टिलाइजर्स यूज करने शुरू करे थे, इरिगेशन करनी शुरू करी थी, वो सारी चीजें। तो ग्रो मोर क्रॉप्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू लैंडलेस पीपल, नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं था। सॉइल फ्रेंडली मेजर्स, ये तो सब डीमेरिट है ग्रीन रेवोल्यूशन के। आज जाकर हम इन पे काम कर रहे हैं क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के चक्कर में धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्टिलिटी से कुछ लेना नहीं था। हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, कुछ नहीं लेना नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने तो इनफैक्ट हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया व्हीट और राइस के अंदर, तो डाइवर्सिफिकेशन का कुछ लेना देना नहीं था। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन, द आंसर इज डी, बिकॉज एज आई सेड द मेन ऑब्जेक्टिव वाज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। क्वेश्चन 67, अगेन वन ऑफ द बकवास क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से आईसीआई को ऐसे पूछने नहीं चाहिए। फिर से डेट पूछ रहे हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, डेट बता दो। आई डोंट थिंक दिस शुड बी द थिंग। तुम ये पूछो ना न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, डेट पूछ रहे हो। बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन ना जो बच्चा कॉमन सेंस लगाए वो कर लेगा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबको पता है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसको बोला जाता है, एलपीजी वाली पॉलिसी जो थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आई थिंक आज की डेट में एक स्कूल के बच्चों को भी पता होगा एलपीजी पॉलिसीज कब आई थी, 1991। तो ऑल्दो एग्जैक्ट डेट शायद हमें याद ना हो, बट 1991 से तो हम कर सकते थे ना। और ये अगर ये मैं तो देख के हैरान, ये तो मेरी बर्थडे है, पता नहीं क्यों डाली इन्होंने, बट मतलब कोई सेंस नहीं बनती 1992 की। 1992 में कुछ हुआ नहीं था, 5 सितंबर 1992 को मेरे पैदा होने के अलावा, बट स्टिल इन्होंने ये पूछा, थैंक यू, मुझे इज्जत दी। बट आंसर इज नॉट दिस, आंसर इज 1991, और कुछ नहीं हुआ था 5 सितंबर 1992 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68,
हाँ जी, जो अगला क्वेश्चन है वो भी अगेन डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन, ये सबको पता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने, मगर उन्होंने कहा कब से रिप्लेस करना है। अब देखो अप्रोक्सीमेट आइडिया सबको लग जाता है कि 2015 के आसपास रिप्लेस किया होगा, बट यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, एग्जैक्ट डेट पूछ लिया। तो अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन विच इज गिवन। आई थिंक इसका आंसर मेरे को खुद भी एक बार बुक से चेक करना। यस, तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015। अगेन मैं उन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में डालूंगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ आईसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव है नंबर काटना, क्योंकि भाई इस तरह के बैठ के डेट्स रट्टा मारना, इसको मैं नॉलेज नहीं मानता, और ना मैं इस तरह के डेट्स याद रखने के लिए बच्चों को एनकरेज करता। ऐसे 2-4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ आएंगे हम, 95-96 मार्क्स ले लेंगे, बट डेट याद करना कभी मैं एनकरेज नहीं करता बच्चों को। Which government scheme supports and promotes organic farming as well as the improvement of soil health? तो यहाँ तो अगर देखो, पहली बात तो मैंने आपको चैप्टर 10 के अंदर सारी जो बड़ी बड़ी स्कीम थी अंडरलाइन करा दी थी, ये इन्हीं में से पेपर आएगा। तो वो स्कीम्स का नाम याद करना था, और मैंने अपने 1.5 डे स्ट्रेटजी में भी कहा था कि भाई सुबह वाले समय 1 घंटा लगा के बस उस स्कीम के नाम याद कर लेना, उनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। और वही हुआ है, वहीं से आया है। नहीं तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा, तो अगर आपकी हिंदी थोड़ी बहुत भी ठीक है, तो आप अपने आप गैस लगा सकते हो। एग्रीकल्चर की बातें चल रही हैं, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट का तो कुछ लेना देना हो नहीं सकता। कृषि विकास फसल बीमा योजना, बीमा का कुछ लेना देना हो नहीं सकता। परंपरागत कृषि, परंपरा का मतलब क्या होता है, पुरानी, और हम यहाँ पर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो अगर आप लॉजिकल तुक्का भी मारो ना, तो भी आपका आंसर सही हो सकता है। नहीं तो ये स्कीम मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना हमारी थी, ठीक है। विच इनिशिएटिव एम्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज, अगेन पहली बात तो ये अंडरलाइन भी कराई थी, और दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कि अगर आप क्या कहते हैं, बाई चांस आपने बुक से नहीं भी पढ़ा, ये टाइम नहीं मिला, तो भी आजकल तो कितना ज्यादा न्यूज के अंदर इसका जिक्र आ रहा है, उद्यमी भारत, जो एमएसएमई के लिए बार बार सरकार प्रमोशन कर रही है। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसी की मीटिंग अटेंड करी थी। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बहुत सिंपल है कि कौन सा सेक्टर हो जाएगा, सर्विस सेक्टर, यानी कि टर्शरी सेक्टर है। ये तो मतलब बच्चा खुद ही बता सकता है। तो अच्छा, पिछले क्वेश्चन का एनालिसिस करूं, ये वाला सिंपल है, बट यस ये वाले क्वेश्चन वही जो बच्चे ने अच्छे से चैप्टर नंबर 10 कर रखा हो, वही उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआईआईटी? अब ये भी अजीब बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन हमारा ये था, जिसका ना मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इंटरनेशनल उसको इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करना। बट अब इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो तुम यार, कोई सेंस नहीं बनता। और फुल फॉर्म भी जान के देखो कैसे पूछ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल, इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल, क्या चल रहा है यार, रट्टा मरवा रहे हो। चलो ठीक है, करना है मेरे हिसाब से इसका आंसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड है। दिस वाज द डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म, ठीक है। आई गेस दिस यही नाम है ना इसका, क्योंकि मेरे को खुद भी ना जब ये ऐसे बकवास से क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे खुद भी चेक करने पड़ते हैं। यस यही था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मैथनॉल इकोनॉमी? मैथनॉल के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लास में बताया था कि मैथनॉल कैसे कैसे नितिन गडकरी जी का प्लान है, वो मैथनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके हमारी पेट्रोल पर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, पोल्यूशन को भी अचीव करना चाहते हैं, और उधर से फार्मर्स को भी सपोर्ट देना चाहते हैं। तो इसके ऊपर पूरा एक नीति आयोग का प्लान है मैथनॉल इकोनॉमी पे। कन्वर्टिंग, इससे क्या ग्रीन हाउसेस कम होंगी? यस ये भी सही है। इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होगा? यस ये भी सही है। अब यहां पर डाउट ये था कि ये बनता किससे है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बन रहा है या कोल रिजर्व से बन रहा है। अब ये मैं कहूंगा आईसीआई ने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि मैथनॉल, ये तो सबको धीरे धीरे पता होगा जिसने बच्चे ने चैप्टर 10 में पढ़ा है कि मैथनॉल को मिक्सिंग करने की आजकल की बातें चल रही हैं, बट ये बन किससे रहा है, कोल रिजर्व और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बन रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट से बन रहा है? द आंसर इज इंडस्ट्रियल वेस्ट से नहीं बन रहा। किससे बन रहा है? पॉइंट नंबर ए से बन रहा है, जो हमारे शहरों के अंदर सॉलिड वेस्ट बनता है, या जो फार्मर्स का मैंने आपको कहा था पराली होती है, उससे बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये हमारा सही पॉइंट है, बट प्लीज टेक केयर, हमें आंसर क्या ढूंढना है, सॉरी आंसर ढूंढना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो हमारा रॉन्ग आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें ये देखना है बाकी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म? ये मैंने आपको नीति आयोग के वो सारी चीजों के अंदर अंडरलाइन कराया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा सिक्योरिटी वगैरह नहीं, सारे जगहों पर डेटा को फैसिलिटेट करना, और इसी के अंदर जो गांव को वाईफाई से कनेक्ट किया जा रहा है उसका जिक्र मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमारा नीति आयोग के वाले टॉपिक के अंदर दे रखा है। इंडिया डेवलपमेंट
अपडेट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन नवंबर 2022 इज पब्लिश्ड बाय। अब ये हमारे चैप्टर 10 के बिल्कुल एंड में दे रखा है, जहां पर जिक्र लेटेस्ट चीजों के बारे में कर रखा है। ये रिपोर्ट हमारे वर्ल्ड बैंक ने इशू करी थी। अगेन जो बच्चे ने चैप्टर 10 को एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा है वो अटेम्प्ट कर पाएगा, बाकियों को तो समझ में भी नहीं आएगा कहां से है, तो मैं इसको सिंपल की कैटेगरी में तो नहीं डालूंगा। ठीक है। Question 76. Sarah runs a lemonade stall. Her decision-making process involves assessing the demand of the lemonade, pricing strategy, and maximizing her profit. अपने बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बना रही है, तो ये माइक्रो है या मैक्रो है? जब एक बिजनेस की बात करते हैं तो आंसर क्या होता है? माइक्रो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, चैप्टर 1 के अंदर माइक्रो मैक्रो से रिलेटेड है। In which economy the material means of production all these are owned by the whole community represented by the state? चैप्टर 1 का बहुत सिंपल क्वेश्चन, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट, इसे क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। Which of the following is related to the total arrangement for the production and distribution of goods in society? मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कौन ओन करेंगे, कौन प्रोडक्शन करेंगे, डिसीजन उनके फ्री है या नहीं, इसको प्यार से इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। और हमारे जो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम ही होते हैं। ठीक है। स्टिल हो सकता है इस क्वेश्चन को पढ़ के बच्चों को डाउट आया हो, क्योंकि पहली बार जब ये इतनी घातक सी इंग्लिश देखते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि बात किसकी चल रही है। यहां पर बात चल रही है इकोनॉमिक सिस्टम की। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, अल्टीमेटली ये देखते हैं कि गुड्स बनाना और कंजम्पशन के क्या क्या तरीके हैं देश के अंदर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद, अब यहां पर अगेन वन ऑफ द डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस आई वुड से, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी होती है, माइक्रो से ज्यादा रिलेटेड होती है, मैक्रो का थोड़ा थोड़ा एनालिसिस होता है। पहली बार पढ़ो तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, बट इसने क्या बोला? बेसिकली कंसर्न्ड विद, मेनली क्या यूज होता है, उस केस में आंसर माइक्रो आएगा। तो यू हैव टू थिंक एंड चूज बेस्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि पहली बार पढ़ो तो सारे के सारे ऑप्शन ही कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है, ये डिमांड वाले चैप्टर से है। प्राइस इलास्टिसिटी हमारी 1 से ज्यादा है और हमने प्राइस 5% से बढ़ाया, बताओ रेवेन्यू के साथ क्या होगा? ये टोटल आउटले मेथड का क्वेश्चन है। टोटल आउटले मेथड के अंदर अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर बोल लो या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो टोटल रेवेन्यू हो गई, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। यानी अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहां पर बोथ टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट वुड डिक्रीज गलत है, टोटल रेवेन्यू वुड इंक्रीज भी गलत है। तो अब हमारा अगला सवाल ये आया, इन दोनों पॉइंट में बी और सी में टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर रही है, बट फर्क क्या है? यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट भी गिरेगा, यहां पर हम बोल रहे हैं प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। अब प्रॉफिट तो ना सिर्फ रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं करता, प्रॉफिट तो कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। वन थिंग आई कैन गारंटी, प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू गिरेगी क्योंकि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। बट यहां पर व्हाट वी कांट गारंटी इस प्रॉफिट का क्या होगा, बट हमें एजम्पशन इस क्वेश्चन में ये लेनी पड़ेगी दैट हमारी कॉस्ट कांस्टेंट है, कॉस्ट पे असर नहीं पड़ रहा, और कॉस्ट कांस्टेंट है तो अगर मान के चलो मैं रेवेन्यू नीचे जा रही है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। और अगर मैं कह रहा हूं कॉस्ट कांस्टेंट ना मानो तो इतना तो याद होगा आपको, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, हम आमतौर पे सेकंड स्टेज में काम करते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर वाली स्टेज में। वहां पर हमारी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही होती है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही होती है, क्योंकि हमारा एमपी और एपी गिर रहा होता है। तो या तो आपकी कॉस्ट कांस्टेंट होगी या कॉस्ट बढ़ रही होगी। इन बोथ द केसेस तुम्हारे प्रॉफिट भी क्या करेंगे? रेवेन्यू गिर रही है तो आपके प्रॉफिट भी गिरेंगे। तो अगर बी और सी में से चूज करना है तो लॉजिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी। बाकी इस क्वेश्चन के केस में डाउट जरूर आएगा बच्चे के दिमाग में, रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम इलास्टिसिटी से रेवेन्यू पे तो कमेंट कर सकते हैं बट प्रॉफिट पे क्या होगा उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन 81, प्राइस इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मेन डाउट ये तब आता है जब अगर वो डिमांड, सप्लाई और प्राइस पूछ लेता है। ऐसा सेम क्वेश्चन चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, जहां पर डिमांड भी दे रखा था आंसर में, सप्लाई भी दे रखा था। तब मैंने आपको बोला था प्राइस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, क्योंकि प्राइस डिमांड और सप्लाई दोनों कंसिडर कर लेता है। यहां तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही कर दिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ट्रू। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन, नेगेटिवली स्लोप्ड मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है या नहीं है? यस, ट्रू। इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, फॉल्स, क्योंकि आईसी कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। आईसी कर्व इज यूजुअली कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ट्रू। तो हमारा फॉल्स क्या हो गया? सी, क्योंकि आईसी कर्व इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। The price of the commodity is 10 rupees per unit. At this price, quantity supplied is 500. Price elasticity is 1.2. What is the price? At what price quantity supplied would be 20%? अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे को। क्यों? यहां पर इन्होंने क्या बोला? क्वांटिटी का परसेंटेज बता दिया,
तो यहां पर अब करना क्या है, हाँ जी सॉरी, तो मैं क्या कह रहा था, हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा दो। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी है 1.25, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमारी कितनी है 20% ऑलरेडी दे रखी है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल देगा। कैसे निकाल देंगे, परसेंटेज चेंज प्राइस विल बी, इसको नीचे ले आओ, 20 डिवाइड बाय 1.25 निकालते हैं जरा, 20 डिवाइडेड बाय 1.25 बिकम्स 16%, यानी कि हमारा जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 16% है। और क्योंकि सप्लाई है तो अगर मेरी इधर से क्वांटिटी सप्लाइड 20% बड़ी है, इसका मतलब यह प्राइस भी 16% से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल दिया, इनिशियली प्राइस कितना था 10, तो 16% चेंज आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 11.60। आई वॉन्ट से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो सम एलिमेंट ऑफ ट्रिकीनेस थी यहां पर। क्वेश्चन 84, X and Y are rich rivals, and in a party X wears expensive dress. On seeing Y, who also has the same dress, decided to reject the use. अगर किसी और के हाथ में मैं वो चीज देख लेता हूं और मेरा मन नहीं करता खरीदने का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव हो जाती है, तो उसमें स्नॉब या फिर वेबलन इफेक्ट होता है। अब स्नॉब और वेबलन दोनों में सेम चीज होती है, बट मैंने आपको क्लास में बताया था वेबलन मेनली प्राइस से रिलेटेड होता है। अगर कोई चीज हाईली प्राइस्ड है, यानी डायमंड हो गई, एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो गई, एक्सपेंसिव कार्स हो गई, वहां पर भी सेम चीज होती है, पीपल बाय देम टू बी एक्सक्लूसिव, बट क्योंकि वहां पे प्राइस मेन एलिमेंट होता है, इसलिए वेबलन इफेक्ट रहता है। स्नॉब के अंदर यू जस्ट वांट टू बी एक्सक्लूसिव, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, बिकॉज यहां पर क्लियर कट क्वेश्चन कह रहा है यू वांट टू बी एक्सक्लूसिव, तो स्नॉब और वेबलन में बेटर आंसर क्या होगा, स्नॉब होगा। बच्चों को कंफ्यूजन इसके अंदर मेनली यही आएगी स्नॉब या वेबलन के अंदर, मगर वेबलन और स्नॉब के अंदर थिन लाइन और डिफरेंस क्या होता है वो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 85, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इज ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। देखो इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव हो तो इंफीरियर गुड्स होती है, पॉजिटिव हो तो नॉर्मल गुड्स होती है। नॉर्मल में भी अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 से ज्यादा मगर 1 से कम होती है तो उन्हें नेसेसिटीज की कैटेगरी में डालते हैं, और इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो हम उसमें कंफर्ट्स और लग्जरीज को लाते हैं। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, हम या तो कंफर्ट हैं या लग्जरी हैं। क्वेश्चन 86, डिमांड फंक्शन दे रखा है और प्राइस अगर 10 है तो दे रखा है। देखो यहां पर मैंने आपको बोला था जब भी इक्वेशन दे रखी है, पहला तरीका तो क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी यानी डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगा दो। उसके हिसाब से इलास्टिसिटी क्या होती है, dq बाय dp मल्टीप्लाइड बाय p बाय q। dq बाय dp आपको डिफरेंशिएट करना आता होगा, dq बाय dp कितना हो जाएगा 50। प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी कितनी है, 10 पुट करके देख लो, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1000 डिवाइड बाय 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 500। सो प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 500, तो डिवाइड बाय 500, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी 10 10, आंसर विल बी इक्वल टू 1। और क्योंकि यहाँ डिमांड की बात चल रही है तो आपको पता है डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव में होती है, और 1 और 1 -1 दोनों दे रखे हैं, तो मेरे लिए बेटर आंसर कौन सा हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पर। सर अगर हमें ये मेथड क्लिक ना करे तो मैंने इसका जुगाड़ भी बताया था, मैंने कहा था प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी 500 है, प्राइस को क्या कर दो 11 मान लो, प्राइस जैसे 11 मानोगे तो क्वांटिटी नहीं आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 450। इसके ऊपर अगर आप वो वाला मेथड लगा दो अपना आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड, आंसर लगभग 1 के आसपास आ जाएगा। तो मैंने कहा था ये उन बच्चों के लिए जिनको डिफरेंशिएशन करनी नहीं आती है। क्वेश्चन 87, विच टूल डज द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी आईसी का वाली अप्रोच यूज्ड टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर एंड इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। ऑर्डिनल के अंदर तो होता ही क्या है आईसी कर्व, लॉ ऑफ डीएमयू कार्डिनल में होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगेन वो तो उससे कंज्यूमर प्रेफरेंस से रिलेटेड चीज नहीं है, कंज्यूमर सरप्लस कार्डिनल के अंदर होता है। तो ऑर्डिनल वर्ड सुनते ही सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, आईसी कर्व अप्रोच। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 50, वेरी सिंपल, यहां पर क्या कर रखा है, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, टी का प्राइस 50 है, दिस प्राइस पे 10 kg ऑफ टी है, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी का असर देखो, हमें ध्यान दो हमें टी के प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। आप प्राइस ऑफ कॉफी इनिशियल प्राइस है 30, फाइनल प्राइस है 40, इसकी वजह से टी की क्वांटिटी चेंज हो रही है, टी की इनिशियल क्वांटिटी 10 थी, टी की फाइनल क्वांटिटी कितनी है 15 है। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टी डिवाइड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी इनटू PC0 डिवाइड बाय क्वांटिटी T0। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी है हमारी 5 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस कितना है 10, इनिशियल 30 और इनिशियल 10, तो ये यहां से आ गया 15 डिवाइड बाय 10, आंसर कितना आ जाएगा 1.5। अब सर पॉजिटिव में भी देखें या नेगेटिव में देखें, तो चेक कर लो टी और कॉफी एक दूसरे के क्या हैं, टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, और जब वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आएगी।
याद है कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव इलास्टिसिटी आती है क्रॉस इलास्टिसिटी, और सब्स्टिट्यूट्स के केस में पॉजिटिव आती है, क्योंकि वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो आंसर हमारा प्लस 1.5 आएगा। देखो जिस बच्चे ने गलती कर रखी है यहाँ पर माइनस 1.5 नहीं, क्या आना चाहिए प्लस 1.5, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर सब्स्टिट्यूट्स। सो आई वोंट से चलो ठीक है, सिंपल ही है, बस यहाँ पे दिमाग किस में लगाना है, लास्ट में माइनस या प्लस में, वो भी बहुत सिंपल चीज है। क्लास के अंदर हम बार बार रिपीट करते ही रहते हैं कि नेगेटिव के केस का क्या मतलब है और पॉजिटिव का। इफ चेंज इन परसेंटेज डिमांडेड इज 60% एंड चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इज 20%, व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी? इससे सिंपल तो क्या हो सकता है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। At higher levels of output, ATC and AVC become closer. Why? डायग्राम देख बना के देख लो। ये हमारा AFC होता था, ये हमारा AVC होता था, और ये हमारा ATC। ये दोनों एक दूसरे के पास आते जाते हैं, बट दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करते। एक दूसरे के पास क्यों आते जाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, AFC। बट दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि AFC जितना मर्जी कम होता जाएगा, जीरो कभी भी नहीं होगा। तो हमारा इसका रीजन क्या है, AFC रिमेन्स कांस्टेंट, गलत। AVC remains constant, गलत। AFC accounts for relatively small portion of average total cost, सही है। AVC accounts for smaller portion, गलत। The answer is क्योंकि धीरे धीरे AFC का कंपोनेंट कम होता जाता है, that is why वो दोनों एक दूसरे के पास आते जाते हैं। Question 91. An increase in consumer surplus is likely to occur. Consumer surplus is MU और PX. ये मेरा consumer surplus था। अब मेरा सरप्लस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। तो सरप्लस बढ़ेगा किसकी वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइस अगर गिरेगा, राइज इन प्राइस, आंसर इज फॉल इन प्राइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इससे ये सारी चीजें नोटिंग मैंने क्लास में ऑलरेडी करा रखी थी। हाउ इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक सेंस डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मार्केट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन अ हाउस होल्ड? जो घर के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसका कोई प्राइस नहीं होता, जबकि प्रोडक्शन के अंदर हम सिर्फ वही प्रोडक्शन देखते हैं जिसकी कोई मार्केट वैल्यू होती है। जब हम प्रोडक्शन का मतलब पढ़ते हैं चैप्टर 3 यूनिट 1 के अंदर, वहां पर ये बेसिक डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन इकोनॉमिक सेंस में कैसे फर्क होगी, इन्वॉल्वमेंट और लॉ एंड इफेक्शन नहीं, वो तो हाउस होल्ड में होती है। एक्सचेंज इन दी मार्केट, बिकॉज प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक सेंस में होती है वो मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए होती है, इसलिए दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अ फर्म यूजेस 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट AFC ऑफ 4। AFC अगर 4 है तो TFC कितनी होगी, TFC 4 यूनिट पे 20 की हो गई। ध्यान देना टोटल फिक्स कॉस्ट हर यूनिट पे सेम होती है, तो 4 यूनिट पे जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, हर यूनिट पे टोटल फिक्स कॉस्ट 20 ही होगी। 10 यूनिट की एवरेज कॉस्ट 7 है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट इज 7, तो आई कैन से टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स इज 70। ठीक है जी, हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, सॉरी वेरिएबल नहीं है, ओके सॉरी, ये एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है, यानी ATC की बात कर रहा है, आई एम सॉरी। ATC ऑफ 10 यूनिट्स इज 7, तो आई कैन से टोटल कॉस्ट इज 70 10 यूनिट्स की। अब वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है 10 यूनिट्स के केस में, तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट 70 है 10 यूनिट्स के केस में। फिक्स कॉस्ट 4 यूनिट हो या 10 यूनिट हो, सेम ही रहेगी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 70 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी, 50। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 यूनिट के ऊपर अगर 50 है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 यूनिट के ऊपर कितनी हो जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, द आंसर इज 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और इससे क्या बताना है आपको, एपी बताना है थर्ड आर का। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 3 के अगेंस्ट टीपी देख लो कितना है, 90, 90 डिवाइडेड बाय 3, बच्चों वाले क्वेश्चन 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द एमपी ऑफ सेकंड आर? एमपी कैसे निकालते हैं, एमपी ऑफ एनी यूनिट इज इक्वल टू टीपी एट एन माइनस टीपी एट एन माइनस 1। तो 2 यूनिट का टीपी उठा लो, कितना है 50, और 1 यूनिट का टीपी उठा लो, कितना है 20, 50 माइनस 20, आंसर कितना आ जाएगा फिर से 30। ठीक है, 2 यूनिट में ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो बच्चों वाला। What is the primary characteristic of decreasing returns to scale? Decreasing returns to scale क्या होते हैं, जहां पर अगर मैं लेबर को मान लो 10 लेबर और 5 कैपिटल मिलाकर 100 यूनिट्स बना रहे हैं, तो हम इसको 20 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं, डबल कर देते हैं। यहां पर आउटपुट बढ़ेगा तो सही, बट डबल नहीं होगा, डबल से थोड़ा सा कम होगा। तो बेसिकली टीपी तो बढ़ रहा है बट मार्जिनली वो कम बढ़, मतलब एमपी गिर रहा है बट टीपी तो ओवरऑल बढ़ेगा। तो टोटल आउटपुट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस। ये तो बिल्कुल गलत है, इट इज इंक्रीजिंग बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बिकॉज डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंदर हमारा जितने इनपुट डबल हो रहे हैं, आउटपुट डबल से कम होता है।
व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट सडनली जंप टू अ न्यू हायर लेवल। आपको याद हो हमने इस तरह की कॉस्ट पढ़ी थी, स्टेयरकेस जैसी होती है, पहले सेम होती है फिर एकदम बढ़ती है, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे। इसके एग्जांपल मैंने आपके लिए हाथ लिए थी, एक क्लास के अंदर 50 बच्चे बिठा सकते हैं तो 50 बच्चों तक कॉस्ट सेम रहेगी टीचर की, रेंट की। फिर 51 बच्चे होती है एकदम बढ़ेगी, फिर 100 तक सेम रहेगी। इनका नाम हमने क्या रखा था, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक टाइप होता है। तो यहाँ पे बच्चों का डाउट क्या हो सकता है, सर ये सेमी वेरिएबल है या स्टेयर स्टेप? सेमी वेरिएबल वाइडर रेंज होती है, ये वाली सेमी वेरिएबल की एक खास कैटेगरी होती है, इसे स्टेयर स्टेप बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट? अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, समझो क्यों। अकाउंट, चारों कॉस्ट हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट वो होती है जो एक्सप्लिसिट होती है, जेब से पैसा जा रहा होता है। चारों के केस में पैसा जा रहा है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी होनी चाहिए। तो आपको सोचो, जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं क्या वो प्रोडक्शन वाले हैं? यस। R&D पे जो खर्चा किया क्या वो प्रोडक्शन का है? नहीं, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन को तो इंपैक्ट नहीं करता ना। एडवर्टाइजिंग सेल का खर्चा है, जनरल ऑपरेशन इसे जनरल ओवरहेड बोलते हैं। तो प्रोडक्शन वाला खर्चा कौन सा है? ए वाला पॉइंट। चारों के चारों अकाउंटिंग कॉस्ट है, बट प्रोडक्शन का खर्चा पॉइंट ए है, इसलिए मैं यहां पर भी इसको सिंपल की कैटेगरी में डालूंगा। मैं कहूंगा इसमें भी दिमाग तो लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 99, विच ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ संक कॉस्ट? अब ये थोड़ा सा ना डाउटफुल क्वेश्चन है, मैं अपना ओपिनियन बताता हूं। संक कॉस्ट वो होती है जिस कॉस्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, डिसीजन लो या ना लो वो डूब चुकी है। तो आपको मैंने प्रोडक्ट बनाने का कहा था, मान लो मैंने एक नई तरह का एक कैलकुलेटर बनाया है, मैं सोच रहा हूं इस कैलकुलेटर की प्रोडक्शन करूं या ना करूं। इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मैंने R&D पहले ही कर दिया होगा, मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं ये वापस नहीं आने वाला, तो देयर इज नो डाउट R&D तो ऑलरेडी क्या है, संक है। मैंने इसकी थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट भी कर दी होगी, ठीक है जी, बनाने से पहले एडवर्टीजमेंट भी कर दी होगी। तो अब मैं नई प्रोडक्शन करूं या ना करूं, ये भी ऑलरेडी संक है। तो ये दोनों चीजें तो डेफिनेटली संक है ही है, इन्हीं तो कर दी हैं। अब प्रोडक्शन करने पे क्या होगा, प्रोडक्शन करूंगा तो वेजेस रहेंगी, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन करूंगा तो फ्यूल लगेगी, ये इंक्रीमेंटल है। डाउट आता है रेंट के ऊपर, क्या हमने रेंटेड प्रीमाइसेस ऑलरेडी ले लिया था? देखो, अगर रियल लाइफ में रेंटेड प्रीमाइसेस ऑलरेडी ले रखा है तो अब तुम प्रोडक्शन करो या ना करो वो रेंट जा चुकी है, उस केस में ये भी संक होना चाहिए और आंसर 150 + 5 + 9 164 होना चाहिए। बट क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया कि रेंटेड प्रीमाइसेस अभी हमें लेना है या हमने ऑलरेडी ले रखा है। अगर आप ये मान के चलो कि रेंटेड प्रीमाइसेस मैं इस बेसिस पे लूंगा कि मुझे प्रोडक्शन करनी है या नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको संक नहीं मानूंगा, इसको क्या मानूंगा, इंक्रीमेंटल मानूंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्शन करूंगा तो रेंटेड प्रीमाइसेस लूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन ने क्लैरिफाई नहीं किया कि रेंटेड प्रीमाइसेस क्या पास्ट ऑब्लिगेशन में ऑलरेडी ले रखा है या नहीं ले रखा, क्योंकि पास्ट ऑब्लिगेशन में जो खर्चा हो चुका होता है उसी को संक कॉस्ट बोलते हैं। तो सर अब क्या करें, मेरे हिसाब से रेंट क्योंकि फिक्स खर्चा है, यू कैन एज्यूम, रीजनेबल असम्पशन ये बनती है कि ये खर्चा कर लिया होगा। आमतौर पे फिक्स खर्चे वो होते हैं जिनकी ऑब्लिगेशन उठा ली होती है। तो मैं अगर इस आंसर को करूंगा तो 164 आना चाहिए। बट अगेन आई एम सेइंग इसका ऑल्टरनेटिव आंसर 155 भी हो सकता है, क्योंकि उस एजम्पशन पे हम मान के चलेंगे कि प्रोडक्शन करोगे तो मैं प्रीमाइसेस रेंट पे लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैंने अभी तक अपने सर पे पास्ट में वो ऑब्लिगेशन नहीं ले रखी। तो रियल लाइफ में तो दोनों आंसर हो सकते हैं, बट आईसीआई की हरकतें देख के थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने क्लैरिफाई नहीं किया जो मेन वर्ड उसको बताना चाहिए था कि क्या रेंट ऑलरेडी एग्री हो चुकी है या नहीं, वो उसने क्लैरिफाई नहीं किया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है आंसर 164 आना चाहिए। लेट्स वेट एंड वॉच आईसीआई क्या आंसर देगा। When does the law of variable proportion or the law of the diminishing returns become relevant? वेरिएबल प्रोपोर्शन तो आप बता ही दोगे, लॉन्ग रन में नहीं होते, किसमें होते हैं, शॉर्ट रन। बच्चे ने यहां भी गलत कर रखी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है वो शॉर्ट रन में, आंसर कहां आएगा, इन दी शॉर्ट रन। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पेपर। एज यू कुड सी कि लगभग ऐसे 15 क्वेश्चन होंगे, शायद मैंने गिनने में गलती कर दी हो, 15 की जगह 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर फिर भी दिमाग लगाने वाली बात थी। बट लगभग 80 मार्क्स का पेपर तो क्लियर कट सीधा सीधा था। एंड दैट इज व्हाई एट द स्टार्ट ऑफ माय वीडियो आई सेड इस पेपर के अंदर 75+ लेने बहुत आसान है उस बच्चे के लिए जो सिलेबस कवर करके गया है। मैं कह रहा हूं आखिरी दिन किताब पढ़ के नहीं भी गया, सिर्फ मैराथन देख कर गया है, वो भी 75+ ले सकता है। इस तरह के पेपर मतलब या तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था या बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड था। थ्योरी बेस्ड मतलब कोई डेटा पकड़ के दे दिया। तो मैं जो हमेशा से बोलता हूं कि आईसीआई जानबूझ के ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन देता है जहां पे नंबर कटेंगे, वो आपने देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन थे। बाकी ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों के मार्क्स अच्छे देखने को मुझे मिलेंगे।
और जो सुनने में आ रहा है कि इस बार लॉ का पेपर लेंथी आया था, तो लेट्स होप लॉ के अंदर आईसीआई थोड़ी लीनियंट चेकिंग करे, एंड अगर लीनियंट चेकिंग करेगा तो आई एम रियली श्योर इस बार जो रिजल्ट है पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आएगा। एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड, आई डोंट थिंक यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट बेकार आएगा। आई एक्सपेक्ट बच्चों के अच्छा रीजनेबल आ जाएगा। जो बच्चे नहीं भी थोड़ा पढ़ के गए वो भी 60s के अंदर तो स्कोर कर ही लेंगे, दैट्स व्हाट आई फील। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने जो अभी कोई मेरे साथ डिस्कशन किए कितने मार्क्स आपके आए हैं, एक बार जरूर इवेलुएट करने के कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नहीं बताना चाहते तो डीएम कर देना, बट अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो व्हाट्सएप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कहीं पर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स प्रोवाइडेड सामने वाला आकर मुझे पोलाइटली बोले, तो आई एम ऑलवेज रेडी कि आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए मेरे से कोई गलती होगी है। क्योंकि मैंने भी क्या किया है, शाम को लगभग 6-7 बजे बैठा हूं मैं भी, और एकदम मैंने पहली बार पढ़ा है पेपर और मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ गया हूं। ये वीडियो शायद अगले दिन की सुबह को मिलेगी आपको, क्योंकि मैं लेट नाइट रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस समय। बट मैंने से गलती हो सकती है, कोई गलती हो तो जरूर बताना मुझे, और कोई डाउट हो तो ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे या मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।